अपनी ही शादी के समारोह में मैंने एक ऐसा वीडियो चलाया जो बिल्कुल ही अनुचित था। शुरुआत में मेरे दोस्तों और परिवार वालों को लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, स्क्रीन पर बस एक कपल मस्ती कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें एहसास हुआ कि वीडियो में जो महिला है वो आज की दुल्हन लुआन है, लेकिन उसके साथ जो आदमी था वो मैं बिल्कुल भी नहीं था। जब भीड़ सदमे में बैठी थी, उन्होंने ये भी देखा कि दुल्हन खुद अभी तक आई ही नहीं थी। मैं वहाँ खड़ा था, कमरे में मौजूद हर रिश्तेदार की तीखी नजरों के नीचे। मैंने एक हाथ में माइक्रोफोन उठाया और दूसरे हाथ से लू रुयान का नंबर मिलाया। उसने पहली बार फोन नहीं उठाया। मैंने हार नहीं मानी और बार बार कॉल करता रहा जब तक उसने आखिरकार फोन उठा लिया। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज स्पीकर से साफ सुनाई दे रही थी। मेहमान इंजन की गरज सुनकर आपस में फुसफुसाने लगे। क्या लू परिवार की बड़ी बेटी सच में भाग रही थी? मैंने शांत स्वर में पूछा, तुम कहाँ हो? तुम क्यों चली गई? लू रुयान ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मुझे एक जरूरी काम है, दावत को टाल दो। मैंने पूछा, हमारी शादी से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है? उसकी गुस्से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैंने कहा ना, इसे टाल दो, मैं गाड़ी चला रही हूँ, बात करना बंद करो। आखिरकार मेरा गुस्सा भी फूट पड़ा। मैंने माइक में चिल्लाते हुए कहा, तुम सोचती हो बस टाल दो कहने से सब खत्म हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है ये जगह और इतने दूर से आए ये मेहमान क्या मायने रखते हैं? और मैं और चिन परिवार का क्या? मैंने इस सगाई के समारोह की तैयारी में 6 महीने लगाए और तुम्हें लगता है कि इसे टाल देना ही काफी है? तुम अपनी इज्जत तक दांव पर लगा रही हो सिर्फ भाग जाने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा इंतजार करूंगा? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। दूसरी तरफ लू रुयान भी सन रह गई। मेहमान हैरान थे। उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल दौड़ रहे थे। क्या ये वही शांत और दब्बू आदमी है जिसे वे जानते थे? आखिरकार लू रुयान बोली, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम शादी रद्द करना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, शादी रद्द करना कौन चाहता है, मैं या तुम? उसने झुंझला कर कहा, मैंने पहले ही कहा था, मुझे अस्पताल जाना है, कोई मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। मैंने हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो? क्या तुम सिर्फ पहुंचकर ही किसी की जान बचा सकती हो? तो बताओ, अस्पताल में कौन है? क्या वो सच में मरने वाला है? क्या वो एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था? क्या तुम्हें सच में उसके लिए हमारी सगाई छोड़नी पड़ी? स्टेज के नीचे भीड़ में हलचल मच गई। यहाँ तक कि लू परिवार के लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे। ऐसा कौन हो सकता है जो इतने महत्वपूर्ण समय पर उसे इस तरह मजबूर कर दे? कौन है जो लू परिवार की बड़ी बेटी, जो अपनी ठंडी और संयमित छवि के लिए जानी जाती है, उसे सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर कर दे? तभी स्पीकर से लू रुयान की ठंडी आवाज आई, वो मेरा असिस्टेंट है, ईन। जैसे ही ये 2 शब्द बोले गए, भीड़ में हलचल मच गई। क्या ईन वही नहीं है जो मैनेजर लू का असिस्टेंट है? उसे उसने खुद ग्रेजुएशन के बाद नौकरी पर रखा था और लोग कहते हैं कि वो किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा हैंडसम है। वो उसके बहुत करीब है, एक कर्मचारी से ज्यादा एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन आखिर कब से अमीर लोगों के ऐसे मेल बेस्ट फ्रेंड होने लगे? मैंने अपने आसपास फैलते इस हंगामे और फुसफुसाहट को देखा। लू परिवार की मुखिया लुएन अब और सहन नहीं कर सकी। वो तुरंत खड़ी हुई और अपने लोगों को मुझे रोकने का आदेश दिया। वे मेरे हाथ से फोन छीनना चाहते थे, लेकिन मेरे पास पहुंच नहीं पाए क्योंकि मैंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। मैंने 200 सिक्योरिटी गार्ड्स रखे थे जो स्टेज की सुरक्षा कर रहे थे। मैंने सवाल जारी रखा, उसे क्या हुआ है? सर्दी, बुखार या साइकिल से हल्की सी चोट? मुझे हमेशा से तुम दोनों के रिश्ते पर शक था। सीईओ कौन है, तुम या वो? एक मामूली असिस्टेंट कैसे लू परिवार की वारिस को अपने मंगेतर को छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? शिनेमो, व्यंग्य मत करो, उसने गुस्से में कहा। वो मेरा असिस्टेंट है और मेरा दोस्त भी। अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम मेरी बेइज्जती करोगे। मैंने कहा, ओह, तो मुझे इसके नतीजे नहीं पता थे। इस असिस्टेंट की बेइज्जती करने के नतीजे परिवार का विनाश और तुरंत मौत। बहुत बढ़िया, यही वजह थी कि मैं अपने पिछले जन्म में समय से पहले मर गया था। लेकिन अब जब मुझे दोबारा जन्म मिला है तो मैं इस जोड़ी को 1 इंच भी नहीं दूंगा। इन्हें बेनकाब करना और हमेशा के लिए बदनाम करना ही मेरे प्लान का पहला कदम है। मैंने आगे कहा, लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे अपने मंगेतर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब एक फैसला करो, तुम किसे चुनती हो, मुझे या ये फैन? लू रुयान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कहूंगा। मैं उसे पूरी तरह मजबूर कर रहा था कि वो आखिरी फैसला ले। उसके दिमाग में वो और येन भाई बहन जैसे थे। उसे लगा कि मैं उनके रिश्ते को गलत तरीके से समझ रहा हूँ। मुझे जवाब दो, तुम किसे चुनती हो? मैं अब भी उसी सख्ती के साथ बात कर रहा था। लू रुयान ने चुपचाप हम दोनों की तुलना की और उसे लगा कि येन उसे मुझसे बेहतर समझता है। उसने बिना सोचे उसका नाम ले दिया। जैसे ही उसने नाम लिया, मैंने तुरंत फोन काट दिया। मैं सीधे बाहस शहर की ओर निकल गया। मुझे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना था। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। उसके इस फैसले के बाद वहां मौजूद किसी भी इंसान के पास उसके लिए कुछ अच्छा कहने को नहीं बचा था। उसकी आइस क्वीन वाली छवि पूरी तरह टूट गई थी। बुजुर्ग लू को पहली बार इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें लू रुयान की कमजोर सोच और उसके इस व्यवहार से नफरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा उन्हें मुझ पर था कि मैंने
उन्होंने सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। उन्होंने तुरंत पास खड़े एक नौकर को बुलाया और कहा, जाकर उस नालायक लड़की को ढूंढो। अगर ये फैन मर गया है तो ठीक है, और अगर नहीं मरा तो इस बार सच में उसे कुचल देना। उधर लू रुयान अपनी सफेद शादी की ड्रेस में ही अस्पताल पहुंच चुकी थी। वो तेजी से अस्पताल के गलियारों में दौड़ रही थी। किसी ने पहले कभी किसी दुल्हन को पूरे शादी के जोड़े में अस्पताल में नहीं देखा था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मामला क्या है। कुछ ज्यादा भावुक लोगों ने तो अपने दिमाग में कहानी भी बना ली। उन्हें लगा कि शायद उसके दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है और वो मरने वाला है, इसलिए वो उससे आखिरी बार मिलने आई है। कुछ लड़कियां तो तुरंत अपने फोन निकालकर फोटो लेने और सोशल मीडिया पर डालने के लिए तैयार हो गईं। मेरी पिछली जिंदगी में यही वायरल मामला मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया था। मुझे हमेशा के लिए धोखेबाज पति का टैग मिल गया था। तब जब लू रुयान भाग गई थी, लू परिवार ने उसे सजा दी थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने येन फैन को हटाने की कोशिश की, लेकिन लू रुयान ने पूरी ताकत से उसकी रक्षा की। उसने आत्महत्या की धमकी तक दे दी और मैं बेवकूफ बनकर उसे माफ कर बैठा। इंटरनेट पर लोगों ने मुझे एक अमीर बिगड़ा हुआ आदमी बताया जो अपनी ताकत से किसी और का प्यार छीन रहा था। मैं सबकी नजर में खलनायक बन गया था, वो इंसान जिसने लू परिवार को दबाया और लू रुयान और येन को अलग कर दिया। वहीं येन अपनी जिंदगी एक कहानी के हीरो की तरह जी रहा था, बदले की भावना से भरा हुआ। वो अब भी लू रुयान से प्यार करता था और हर समय उसकी रक्षा करता था। दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा विलन मैं ही था। लू रुयान को सच्चाई पता थी, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसे सिर्फ एक चीज की परवाह थी, येन फैन की इज्जत बचाना। मेरे लिए उसके दिल में कुछ भी नहीं था। और अभी उसी समय शहर के बैंक्वेट हॉल में मैं स्टेज पर खड़ा था, हाथ में माइक्रोफोन लिए और शांत चेहरे के साथ सबको संबोधित कर रहा था। चूंकि लू परिवार की बड़ी बेटी अपना फैसला ले चुकी है, अब मैं वही करूंगा जो सही है। लुई को अंदाजा नहीं था कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और वो मुझे रोकना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी मेरी ओर बढ़ी और स्टेज के सामने आकर मुझे समझाने लगी। उसने कहा, चिन्मो, अगर कोई समस्या है तो हमें परिवार की तरह बंद कमरे में बात करनी चाहिए। रुयान अभी जवान है, उससे गलती हो गई, हम उसे समझा लेंगे और सब ठीक कर देंगे। अब नीचे आओ और मुझे माइक्रोफोन दे दो। मैंने नीचे खड़ी लूचिन की तरफ देखा। उसे मैं कई सालों से दादी कहता आया था। मेरा चेहरा सख्त हो गया। चिन परिवार हमेशा छोटा रहा है, लेकिन हमारी अपनी इज्जत है। मेरे जन्म से पहले ही मेरे दादा दादी इस दुनिया से चले गए थे। वे एक एक करके इस दुनिया से चले गए। फिर जब मैं अभी हाई स्कूल में ही था, मेरे माता पिता भी एक अचानक हादसे में मारे गए। कभी गर्व से भरा हुआ चिन परिवार कमजोर पड़ गया। आखिर में मेरे खानदान में सिर्फ मैं ही अकेला बचा। लू परिवार कहता था कि उन्होंने मुझे सहारा और अपनापन दिया, लेकिन उनकी इस दया के पीछे हमेशा एक छिपा हुआ मकसद था। ओल्ड लेडी लू का असली इरादा चिन परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा करना था। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला है तो मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा। मैंने कहा, ओल्ड लेडी लू, आपका नाम लू है और मेरा चिन। आपको ये हक किसने दिया कि आप हमें एक ही परिवार समझें? क्या आपको सच में लगता है कि हम एक हैं? क्या आप सच में हमें परिवार मानती हैं? जब आपकी पोती ने अपना फैसला कर लिया है तो आपका दामाद मैं नहीं बल्कि ये फैन है। अभी मैं उससे चिन परिवार की मुखिया के तौर पर बात कर रहा हूँ और उसकी चालें अब मेरे सामने बेनकाब हो रही हैं। आपका भावनाओं का सहारा लेने वाला खेल अब खत्म हो चुका है। लू चिन ने ऊपर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में लाचारी साफ दिख रही थी। मैंने फिर से दर्शकों की तरफ मुड़कर नकली अफसोस जताते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए आप सभी का कि मैंने आपको अपने इस सगाई समारोह में बुलाया और आपका समय बर्बाद किया, लेकिन ये सब एक नाटक बनकर रह गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं वो इंसान हूँ जो सही काम करने में विश्वास रखता है। लू परिवार की बड़ी बेटी पहले से ही किसी और से प्यार करती है, तो मैं उसका प्यार कैसे छीन सकता हूँ? आज से मैं लू रुयान के साथ अपनी सगाई खत्म करता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे होने वाले ससुर लुई ने हिम्मत जुटाकर स्टेज पर चढ़ाए। उन्होंने जोर से कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। चिन्मो, तुम्हें ये फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मैंने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में पूछा, आपके पास असहमति जताने की क्या वजह है? आपकी बेटी खुद अपना फैसला लेकर अपने सच्चे प्यार के पास चली गई है। अब आप चाहते क्या हैं? क्या मैं किसी को भेजकर उसे जबरदस्ती उठवा लाऊं और कैद कर लूं? चिन परिवार ऐसे गैर कानूनी और गलत काम नहीं करता। मेरी परवरिश इसकी इजाजत नहीं देती। मेरे हर शब्द लू परिवार के लिए एक जोरदार तमाचा थे। मैं सबको ये दिखा रहा था कि उनके पास ना तो संस्कार है और ना ही उनकी बेटी में कोई शर्म बची है। लुइनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोला, रुयान को अपने फैसले के नतीजे समझ नहीं आए। अगर उसे पता होता कि सगाई टूट जाएगी तो वो वापस आ जाती। कृपया उसे एक और मौका दे दो। मैंने उसकी हालत देखी और तिरस्कार भरी नजरों से धीरे से सिर हिला दिया। सर, आपको कैसे पता कि मैंने उसे मौका नहीं दिया? उसने खुद ही उस रिश्ते को खत्म कर दिया है। क्या आप वो वीडियो भूल गए जो हमने समारोह शुरू होने से पहले देखा था? आपकी बेटी और येन पहले ही अपनी हदें पार कर चुके हैं।
अब आपके विरोध का कोई मतलब नहीं है। आपका नया दामाद अभी अस्पताल में है, बेहतर होगा आप उसी की चिंता करें। और हाँ दादी लू, क्या आप अभी भी अपने परिवार के लिए दामाद ढूंढ रही हैं? अगर हाँ तो अगला प्लान क्या है? मेहमानों को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांति से बात करूंगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ खड़ा था जैसे एक मजबूत इंसान। लुईनी इतने अच्छे दामाद को खोना नहीं चाहता था। वो अभी भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, अमीर परिवारों में शादियां ऐसे ही चलती हैं। तुम अपना खेल खेलो, हम अपना खेल खेलते हैं। रुईयान इतने सालों से तुम्हारे साथ है, तुम अब अचानक पीछे नहीं हट सकते। उससे बस एक गलती हो गई है, उसे माफ कर दो। उसे अपनाना मतलब लू साम्राज्य का आधा हिस्सा पाना है। अपने पुराने रिश्ते और इतनी बड़ी दौलत के लिए ये फैसला वापस ले लो। ऐसा मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसे देखा और मन में सोचा, क्या इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? इतना सब होने के बाद भी ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ नजरअंदाज कर दूं। वो फिर बोला, वैसे भी रुईयान अब भी पवित्र है, बस थोड़ा गले लगना और किस करना हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने एक बार धोखा सह लिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे चिन परिवार को तुम्हारे लू परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मैं भीड़ की ओर मुड़ा और कहा, अब मैं दूसरी बात घोषित करता हूँ। आज से चिन परिवार और मेरे ननिहाल का लू परिवार के साथ कोई भी रणनीतिक संबंध नहीं रहेगा। जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनके खत्म होने के बाद उनसे कोई नया समझौता नहीं किया जाएगा। इस बार सिर्फ लुईनी ही नहीं बल्कि सब लोग सन्न रह गए। दादी लू इतनी डर गईं कि खड़ी भी नहीं रह सकी। गुस्से और सदमे में आकर वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले जाओ। लू परिवार के लोग घबराकर उन्हें उठाने लगे और तुरंत बाहर ले गए। लुईनी ने ये सब देखा, हार मानते हुए सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चला गया। मैं वहीं रुका रहा और देर रात तक मेहमानों को संभालता रहा। आखिरकार शोर थम गया, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। मैं वापस लिविंग रूम में गया और वहां अपने दोस्त शिन्यूचू को पाया। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, इस पूरे हंगामे के बाद खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। शिन्यू किसी देर से खिले गुलाब की तरह थी, शांत लेकिन बेहद आकर्षक। उसमें एक ऐसा खिंचाव था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। अगर लू रुईयान एक ठंडी बर्फीली कमल की तरह थी तो शिन्यूचू एक रहस्यमयी काले गुलाब जैसी थी। मैंने धीरे से कहा, शिन्यू, हालात का बोझ मुझ पर साफ महसूस हो रहा था। वो मुझसे कुछ साल बड़ी थी लेकिन हमेशा सही बात कहती थी। मेरी बहन चिन्या ने उसे कुछ समय पहले ही गोद लिया था। उसने पूछा, क्या तुम सच में ये सब छोड़ने वाले हो? लू रुईयान ने मेरे साथ सच में ऐसा किया? उसने वाकई ये सब कर दिया। मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरे सच्चे प्यार के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है? ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार मैं भी खुद को संभाल नहीं पाया और पूरी तरह टूट गया। मैं कुर्सी पर गिर पड़ा जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। मेरी आंखें खाली थीं, दुख, निराशा और बेबसी से भरी हुई। दोबारा जीवन मिलने के बाद भी मेरा एक हिस्सा अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि रुईयान मेरे साथ ऐसा कर सकती है। आज जो हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत है। असली दर्द तो उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये सब उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने 10 साल पहले मुझे दिया था। ये फैन के लिए उसने मुझे जिंदा लाश बना दिया था। क्या मैंने उसे दिलासा दिया? नहीं, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। लू रुईयान तो बस शुरुआत है। मैं पूरे लू परिवार को उनके फैसले की कीमत चुकवाऊंगा। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारे हिसाब से एक औरत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? उसके जवाब देने से पहले ही मैं खुद बोल पड़ा, आज मैं उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने वाला हूँ। लू रुईयान की बेवफाई को उजागर करना दो धारी तलवार है, लेकिन अब वो मेरे बारे में भूल सकती है। इस जन्म में किसी बड़े और सम्मानित परिवार में शादी करने का उसका सपना अब खत्म हो चुका है। लू परिवार उसे कभी भी हीन जैसे किसी मामूली इंसान के साथ रहने नहीं देगा। हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका परिवार खुद ही टूट जाएगा। लू परिवार खुद ही उन दोनों से निपट लेगा। हमें सिर्फ ली परिवार पर ध्यान देना है। मैं लू परिवार को पूरी तरह बर्बादी की ओर ले जाऊंगा। नफरत से भरा हुआ मैंने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप कसकर पकड़ लिया, फिर उसे रखकर मैंने मना कर दिया। मेरी आंखों में ठंडापन था जिसमें गुस्से और हिंसा की झलक साफ दिख रही थी। शिन्यूचू ने मुझे कभी इस रूप में नहीं देखा था। मैं उसे बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसने मेरी ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिन परिवार तुम्हारी ताकत है और हम मिलकर उनसे 10 गुना कीमत वसूल करेंगे। वो झुककर मेरे माथे को छूती है जैसे बचपन में किया करती थी। मैंने उसके चेहरे को देखा, वही चेहरा जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत याद किया था। जब मैं बेहोश और लाचार था, वो रोज मेरी देखभाल करने आती थी। वो मुझे करवट दिलाती, मेरे हाथ पैरों की हल्की मालिश करती। वो मेरे कानों में धीरे धीरे दुनिया की हर खबर सुनाती थी और हर बार जाते समय मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं खड़ा हुआ और उसे कसकर गले लगा लिया। अब मैं वो इंसान नहीं था जिसे शिन्यूचू पहले जानती थी। पिछले जन्म में मैं भटक गया था। मुझे याद आया कि लू रुईयान ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और उसका दुखद अंत क्या हुआ था। ये सोचकर मेरे दिल में गहरा पछतावा भर गया। मैंने खुद को कोसा कि मैंने कभी लू रुईयान से प्यार किया और उसे अपने परिवार को चोट पहुंचाने दिया। मैंने कसम खाई कि अब ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसकी जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। जो कुछ मैंने खो दिया था उसे फिर से पाकर मैं टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। अचानक गले लगाने से वो थोड़ी सख्त हो गई, क्योंकि कई सालों बाद हम इतने करीब आए थे। यूचू ने तो मुझे लगभग पाला ही था। मैं हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता था जब तक कि मैं बड़ा नहीं हो गया और लू रुईयान से नहीं मिला। उसी औरत की वजह से मैंने शिन्यूचू से दूरी बना ली और उससे दूर रहने लगा। वो मुझे रोते हुए सुन रही
थी और शायद उसे लगा कि मैं अब भी लू रुयान के साथ अपने रिश्ते के लिए दुखी हूँ। उसने हल्की सी आह भरी और पुराने दिनों की तरह मेरे गले के पीछे हाथ फेरकर मुझे शांत करने लगी, जैसे अपने रोने वाले छोटे भाई को संभालती थी। जैसे जैसे मैं अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल रहा था, मुझे अंदर से एक नई ताकत और ऊर्जा महसूस होने लगी। मैंने कहा, दीदी अब आप आराम कर लो, कल हमें कंपनी में बहुत काम संभालना है। इतना कहकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। उसने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं वापस शादी वाले घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें वापस लेनी है। वो मेरे माता पिता की निशानी है और मैं उन्हें लू रुयान के पास नहीं छोड़ सकता। जब उसे समझ आया कि मैं लू रुयान से माफी मांगने नहीं जा रहा हूँ तो उसने कुछ और नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि चिन परिवार का कोई आदमी मुझे वहाँ छोड़ आए। मेरे जाने के बाद शिन यूचू उस शांत कमरे में अकेली खड़ी रही। उसने ठंडी आवाज में सोचा, लू परिवार, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। शिन यूचू सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, सिर्फ 22 साल की उम्र में चिन परिवार को संभाल पाना ही उसकी काबिलियत दिखाता था। उसने पूरे परिवार और बिजनेस को मजबूती से टिकाए रखा, यही उसकी असली ताकत थी। मेरे पिछले जन्म में उसकी खुशियां मैंने खुद बर्बाद की थी। मैं अपनी गलत इच्छाओं में बह गया और परिवार में उसकी ताकत छीन ली, वरना कैसे लू परिवार हमारे पूरे बिजनेस पर कब्जा कर पाता और कैसे मैं लू रुयान को शिन यूचू को इतनी दुखद मौत की ओर धकेलने देता। ताई पवेलियन एक लग्जरी विला प्रोजेक्ट था जिसे लू परिवार ने बनाया था। मेरी और लू रुयान की शादी का घर भी वहीं था और मैं सीधे अंदर चला गया। इन कमरों को देखकर, जो एक साथ जाने पहचाने भी थे और अजनबी भी, मेरे अंदर उदासी की लहर दौड़ गई। असल में मैंने सोचा था कि शादी के बाद हम मेरे पिता के पुराने घर में रहेंगे। मैं चाहता था कि हम चिन परिवार के पुश्तैनी घर में रहें, लेकिन लू रुयान ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उस पुराने घर की सजावट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच लू परिवार का नया प्रोजेक्ट भी तैयार हो चुका था। उसने जिद की कि मैं 50 मिलियन में विला नंबर 1 खरीदूं, जो उस प्रोजेक्ट का सबसे खास घर था। असल में मेरी मदद और निवेश की वजह से ही ये प्रोजेक्ट सफल हो पाया था। मेरे शामिल होने से पहले ये पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह असफल हो रहा था, लेकिन मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया और मेरे हाई सोसाइटी दोस्तों ने भी यहाँ घर खरीदना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सबने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी। आखिर कौन नहीं चाहता था कि वो चिन परिवार के करीब रहे। इसके बाद मैंने घर की सजावट पर भी 50 मिलियन खर्च किए। हर एक चीज लू रुयान की पसंद के हिसाब से तैयार करवाई गई। मैंने आधा साल खुद इस काम की निगरानी की। मैं हमेशा सोचता था यही वो जगह है जहाँ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे, इसीलिए ये बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन आखिर में ये सब येन के ही काम आया। जब मैं लकवाग्रस्त होकर एक तरह से जिंदा लाश बन गया था, तब लू रुयान ने मुझे पुराने पुश्तैनी घर में छोड़ दिया। फिर उसने ये पूरा घर येन को दे दिया। मेरी मेहनत और पैसे से बना हुआ मेरा शादी का घर उनका प्यार जताने की जगह बन गया। कितनी बार वे दोनों वहीं साथ रहे होंगे, उसी बिस्तर पर जो मेरी शादी के लिए था। यही वो आखिरी बात थी जिसने शिन यूचू को पूरी तरह तोड़ दिया। वो कुछ लोगों को लेकर उस घर पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी ताकि येन फैन को अपाहिज बना दे, लेकिन उसी घटना ने उसकी अपनी जान ले ली। ये सब सोचकर मेरा दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मेरे गले में खून भर आता है और फिर चमकता लाल खून सफेद कालीन पर गिरता है, जो बहुत डरावना लग रहा था। मैं अपने दुख के बोझ से वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उधर शिंजिन सेंट्रल अस्पताल में लू रुयान को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो पूरे शहर में होने वाले एक बड़े विवाद का केंद्र बनने वाली थी। इस समय वो बस येन के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और वो उसके पीले पड़े चेहरे को देख रही थी जो बेहोश पड़ा था। वो बहुत परेशान थी, लेकिन सौभाग्य से येन को ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसे बस कुछ हल्की खरोंचे आई थी, अंदरूनी चोट नहीं थी, लेकिन टक्कर की वजह से वो बेहोश हो गया था। लू रुयान 2 घंटे से ज्यादा समय तक बिना हिले डुले उसके पास बैठी रही। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि चिन परिवार के घर पर क्या हो रहा था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन ये शोहरत अच्छी नहीं थी। कुछ देर पहले ही लोगों ने उसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उन्होंने बस उसे अस्पताल में येन के पास भागते हुए देखा था। ऑनलाइन लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी वफादार है। लोग उसकी खूबसूरती और उसके सच्चे प्यार की बातें कर रहे थे और पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी। लेकिन ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। जो लोग सगाई समारोह में मौजूद थे उन्हें सच्चाई पता थी और वे धीरे धीरे इंटरनेट पर असली बात फैलाने लगे। लोग अब सवाल उठाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में कौन है। लू रुयान, लू परिवार की बड़ी बेटी, और अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा आदमी सिर्फ उसका असिस्टेंट येन फैन था। आज रात उसकी सगाई मुझसे होने वाली थी, चिन परिवार के वारिस से, लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गई, और वो भी शादी के कपड़ों में, सिर्फ उस आदमी के पास जाने के लिए। तो फिर दूल्हा कहाँ था? लोग इस जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे और ये देखकर मेरा खून खौल उठता था। आखिरकार किसी ने लू रुयान और येन फैन की सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने सब कुछ पोस्ट कर दिया, यहाँ तक कि सगाई समारोह की तस्वीरें भी। उन तस्वीरों में मैं उस बड़े स्टेज पर अकेला खड़ा था। मेरे चेहरे पर सिर्फ निराशा और टूटे हुए दिल की झलक थी, और मेरे पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर सच्चाई पहली बार सबके सामने आ रही थी। एक फोटो में लू रुयान पजामे में येन के साथ उसी कमरे में दिखाई दे रही थी। सबूत इतने
इतने साफ थे कि किसी भी तरह का शक नहीं बचा था। अब ये पूरी तरह साबित हो चुका था कि लू रुयान का यन फैन के साथ रिश्ता था। जनता की राय पल भर में बदल गई, लेकिन लू रुयान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट पर क्या तूफान मचा हुआ था। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची, उसने अपना फोन बंद कर दिया था। लोग लगातार उसे कॉल कर रहे थे और उसे डर था कि कहीं यन की नींद न टूट जाए। लेकिन असली वजह ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पूरे मामले को अपने परिवार और मेरे परिवार को कैसे समझाए। फोन बंद रखने से उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस अस्पताल के कमरे में शांति से बैठी है। उसे लगा कि मैं बस कुछ समय के लिए इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। वो सोच रही थी कि जब वो वापस जाकर मुझसे आमने सामने बात करेगी तो मुझे मना लेगी। उसे ये भी उम्मीद थी कि मैं अपने गुस्से के लिए उससे माफी मांगूंगा और फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। उसे सच में लगता था कि वो मुझ पर एहसान कर रही है, मेरे व्यवहार को माफ करके मुझसे शादी करके। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि हमारी शादी में यन को बेस्ट मैन बनाएगी और बच्चों को लू सरनेम देगी। इतने सालों तक मैं उसके लिए एक दबे हुए इंसान की तरह रहा था, इसलिए वो इसकी आदी हो चुकी थी। क्या उसे सच में लगता था कि वो अब भी कोई रानी है और मैं उसका वफादार सिपाही? लेकिन इस बार वो पूरी तरह भ्रम में थी। उसका वफादार सिपाही अब मर चुका था और उसे उसने खुद ही खत्म किया था। जब लू रुयान अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। वो डरकर उछल पड़ी और यन भी नींद में थोड़ा हिल गया। उसे लगा कि मैं उसे ढूंढते हुए वहां आ गया हूँ और उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। लेकिन अंदर आने वाला इंसान उसका पिता लू सेनाई था। वो कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। लू रुयान ने थोड़ा शांत होकर उदासीन अंदाज में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पिता ने गुस्सा नहीं किया, बस कहा, तुम्हारी दादी गुस्से में बेहोश हो गई हैं। वो बगल वाले कमरे में हैं, तुरंत जाकर उन्हें देखो। ये सुनते ही लू रुयान ने यन का हाथ छोड़ दिया और तुरंत खड़ी हो गई। दादी गुस्से में बेहोश हो गई? आपने पहले क्यों नहीं बताया? चिन्मो क्या कर रहा है? वो इतनी सी बात भी संभाल नहीं सकता? उसने दादी को नाराज कर दिया। उसके चेहरे पर ठंडापन था और उसकी आवाज में सिर्फ मुझे दोष देने का भाव था। वो अपने पिता की ओर देखे बिना ही जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई दादी को देखने के लिए। उसके मन में ये सब मेरी गलती थी, ये नहीं कि उसने अपनी ही सगाई छोड़ दी थी। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि इस पूरे हालात की वजह उसके अपने फैसले थे। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने यन को चुना, मैं दुनिया के सामने हमारी सगाई खत्म करने का ऐलान कर चुका था। उसके पिता ने उसे नहीं रोका, बस यन की तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, अब नाटक बंद करो। यन वहीं चुपचाप लेटा रहा, बेहोश होने का अभिनय करता हुआ। लेकिन लू सेनाई उसकी चाल समझ गया और गार्ड से कहा, यहीं रहो और इस पर नजर रखो, इसे कहीं जाने मत देना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही यन की पलकों में हल्की हरकत हुई। वो धीरे से आंखें खोलकर आसपास देखना चाहता था। उसने हल्की सी झिरी से देखा, लेकिन जैसे ही उसने दो बड़े साए अपने ऊपर खड़े देखे, वो फिर से चुपचाप पड़ा रहा। उधर लू रुयान बगल वाले वीआईपी कमरे में पहुंच गई, जहां परिवार के सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो अंदर गई और अपनी बूढ़ी दादी को बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटे देखा। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत रोने लगी। उसने अपनी दादी की निजी नौकरानी आंटी जॉन से पूछा, दादी को क्या हुआ? ये कैसे हो गया? आंटी जॉन कुछ पल चुप रही। वो बचपन से ही लू परिवार के साथ थी और 50 साल से उनकी सेवा कर रही थी। वो हर मुश्किल में दादी के साथ रही थी। उसने लू रुयान को बचपन से बड़ा होते देखा था और कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। उसकी मालकिन ने अपनी ही सगाई छोड़ दी थी, सिर्फ अपने असिस्टेंट को देखने अस्पताल आने के लिए। आंटी जॉन ने धीरे से कहा, मालकिन गुस्से में बेहोश हो गई थी, वो जल्द ही होश में आ जाएंगी। लू रुयान कुछ और पूछती उससे पहले ही बिस्तर पर लेटी बूढ़ी महिला ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। आंटी जॉन तुरंत उनकी मदद करने दौड़ी और लू रुयान भी पास आ गई। दादी, आप ठीक हैं? आपको कैसा लग रहा है? फिर उसने पूछा, और चिन्मो कहाँ है? आप बेहोश हो गई थी। क्या वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं समझा? लू रुयान ने अपनी शादी से भागने की बात का जिक्र तक नहीं किया। उसे ये भी एहसास नहीं था कि उसकी वजह से ही उसकी दादी बेहोश हो गई थी। इसके उलट वो यही मान रही थी कि गलती मेरी है, मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। दादी अस्पताल में थी और मैं उनके पास नहीं था, बस यही बात उसके दिमाग में थी। तभी लू विंग ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसे जोर से धक्का दे दिया। उन्होंने उसे घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, मेरे पास तुम्हारी जैसी कोई पोती नहीं है। अब लू रुयान समझ गई कि सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, दादी आप क्या कह रही हैं? ये तो बस सगाई थी, बाद में भी हो सकती है। मैं चिन्मो से बात करके सब ठीक कर दूंगी। अभी उसे कॉल करती हूँ और उससे कहूंगी कि आपसे माफी मांगे। ये कहते ही वो मुड़ी और अपने बैग से फोन निकाल लिया। उसने फोन ऑन किया ताकि मुझसे जवाब मांग सके, लेकिन लू विंग ने तुरंत उसे रोक दिया। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उन्हें पता था कि लू रुयान को बाहर क्या हो चुका है। इसका कोई अंदाजा नहीं है कि मैं पहले ही सगाई तोड़ चुका हूँ। अगर वो अभी उसी घमंडी अंदाज में मुझे कॉल करती तो बात
और बिगड़ जाती, इससे हालात और खराब होते और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उन्होंने कहा, अभी उसे फोन मत करो, पहले मेरी बात सुनो। इस बार लू रुहियान ने अपनी दादी की बात मान ली। वो चुपचाप फोन वापस रखकर खड़ी हो गई। ठीक है दादी, आप बताइए। लू विंग बिस्तर से टिककर बैठ गई और आंटी जुआन की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से उसे बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद करवा दिया। जैसे ही आंटी जुआन बाहर गई, कमरे में सिर्फ लू विंग और लू रुहियान रह गई। अब लू विंग का चेहरा पूरी तरह गुस्से से भर गया था। उन्होंने उसे ठंडी और सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी समझ है कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब बेकार हो गई हूँ और तुम्हें संभाल नहीं सकती? तुमने इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम्हारी वजह से लू परिवार ने कितना विश्वास खो दिया है, तुम्हें अंदाजा भी है। लू रुहियान डर के मारे वहीं जड़ हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, जैसे किसी बांध का दरवाजा टूट गया हो और पानी एकदम बह निकला हो। वो रोते हुए बोली, दादी मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे इतनी डांट क्यों रही हैं? मैंने परिवार की इज्जत कैसे खराब कर दी? लू विंग गुस्से से बोली, तुम्हें अभी भी ये पूछने की हिम्मत है? मुझे बताओ, बगल वाले कमरे में कौन है? वो कौन है और उसे ऊपर वाले वीआईपी कमरे में रहने का हक किसने दिया? जैसे जैसे लू विंग बोल रही थी, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सिर्फ लू रुहियान की इज्जत की वजह से खुद को रोक रही थी, वरना किसी और के साथ होती तो अब तक उसे खत्म कर देती। भले ही शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों की सगाई हो चुकी थी। फिर भी लू रुहियान का व्यवहार पूरी तरह गलत और अनैतिक था। लू विंग के जमाने में ऐसी औरत के साथ बहुत सख्ती से निपटा जाता, उसे सजा के तौर पर जान से मार दिया जाता। लू रुहियान ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह गई। उसने कभी अपने परिवार को ये फैन के बारे में नहीं बताया था। मेरे अलावा बाकी सब लोग यही सोचते थे कि वो सिर्फ उसका असिस्टेंट है। उसे लगा जैसे उसका कोई मुकदमा चल रहा हो। वो घबरा कर बोली, उसकी आवाज कांप रही थी, दादी आपको कैसे पता चला कि ये फैन यहाँ है? क्या चिन्मो ने आपको बताया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे सब समझा दिया था। मेरे और ये फैन के बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट है। लेकिन चिन्मो तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहा है। लू विंग ने गुस्से में हंसते हुए कहा, कैसा असिस्टेंट होता है जिसके लिए तुम अपनी सगाई बीच में छोड़ देती हो? और कैसा असिस्टेंट होता है जिसके अस्पताल में होने पर उसकी बॉस खुद भागती हुई उसके पास पहुंच जाती है? क्या ये सच में बॉस और कर्मचारी का रिश्ता लगता है? कौन इस बात पर यकीन करेगा? लू विंग के सवालों के सामने लू रुहियान पूरी तरह उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी और येन के बीच के रिश्ते को अपनी दादी को कैसे समझाए। उसे यकीन था कि ये प्यार वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि कुछ अलग ही है। वो उसे एक अपने जैसा मानती थी, जैसे खून का रिश्ता ना होते हुए भी परिवार जैसा लगाव हो। लेकिन क्या दादी इस बात पर विश्वास करती? उसी वक्त उसे लगा कि इस समस्या का हल सिर्फ एक ही है, अगर मैं आकर सब समझा दूं तो दादी को मानना ही पड़ेगा। उसने तुरंत मुझे फिर से कॉल करने की कोशिश की ताकि मैं वहां आ जाऊं। इस बार लू विंग ने उसे रोका नहीं। उन्होंने बस उसे ठंडे भाव से देखते हुए कहा, अंदाजे लगाना बंद करो, वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। लू रुहियान को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कॉल किया तो मैंने फोन नहीं उठाया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी वो मुझे कॉल करती, मैं 3 सेकंड के अंदर फोन उठा लेता था। लेकिन आज उसने लगातार 3 बार कॉल किया और हर बार सिर्फ खामोशी मिली। लू विंग ने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली और सब कुछ बताने का फैसला किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे मैंने उसे कॉल किया और पूरे मामले का वीडियो तक रिकॉर्ड करवाया, कैसे मैंने लू रुहियान को उसी समय फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और आखिर में मैंने सबके सामने हमारी सगाई खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात छुपाई, लू रुहियान और येन फैन की तस्वीरें। उनके बीच की नजदीकियों के बारे में वो अभी उसे नहीं बताना चाहती थी। ये सब सुनकर लू रुहियान पूरी तरह सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने सबके सामने रिश्ता खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। वो धीरे से बोली, ये कैसे हो सकता है? वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो हमारी सगाई कैसे तोड़ सकता है? नहीं, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। मुझे उससे पूछना है कि इसका क्या मतलब है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी लू विंग ने उसे रोका, वापस आओ, अब उससे मिलने का क्या फायदा? लू विंग ने भारी मन से अपनी पोती की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि लू रुहियान अब सही और गलत में फर्क करना भी भूल चुकी है। ये सिर्फ परवरिश की कमी नहीं थी, असल वजह ये थी कि अब मैं उसे बिगाड़ना बंद कर चुका था। उन्होंने सख्ती से पूछा, इस बार सच सच बताओ, उस लड़के के साथ तुम्हारा असली रिश्ता क्या है? तुम दोनों के बीच कितनी हद तक बात पड़ चुकी है? ये सवाल सुनकर लू रुहियान ठिठक गई। उसकी आंखों में झिझक और अपराधबोध साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ पल चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, दादी आप क्या कह रही हैं? मेरा और येनफेन का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, हम बस सहकर्मी हैं, दोस्त हैं। चिन्मो की बातों पर ध्यान मत दीजिए। फोन पर जब मैंने कहा कि मैं येनफेन को चुनती हूँ, उसका मतलब सिर्फ इतना था कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं चिन्मो को छोड़ रही हूँ। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? अंदर ही अंदर वो सच बोल रही थी। उसका कभी इरादा नहीं था कि वो मेरे परिवार की दौलत छोड़ दे। वो बस मेरे गुस्से भरे व्यवहार से नाराज होकर ऐसा बोल गई थी। उसे ये समझ ही नहीं आया कि मैं उसके खेल से तंग आ चुका हूँ और मैंने उसे खुद अपने जाल में फंसा लिया है। लू विंग ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें बहुत निराशा हुई कि लू रुहियान अब भी झूठ बोलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गुस्से से कहा, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है और सबसे बड़ी बात, वहाँ मौजूद मेहमानों को भी नहीं है। वे सभी बहुत प्रभावशाली लोग हैं और उनमें से कई हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं। अगर तुम्हारी बेवफाई साबित हो गई तो तुम्हें अंदाजा है कि लू परिवार को कितना नुकसान होगा। ये सुनते ही लू रुहियान का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा
घबरा कर बोली, कौन? किसने कहा कि मैं बेवफा हूँ? बुजुर्ग महिला ने अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाईं, लू रुयान और येन की साथ वाली तस्वीरें। उन्हें देखते ही उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो हकलाते हुए बोली, ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली? किसने ली ये फोटो? दादी ने गुस्से में कहा, ये मायने नहीं रखता कि मुझे ये कहाँ से मिली, चाहे तुम्हारे और येन के बीच कुछ भी हो। अब वो मरने वाला इंसान है। अगर चिन परिवार उसे खत्म नहीं करेगा तो लू परिवार करेगा। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। ये सुनते ही लू रुयान अपने होश में आई। वो तुरंत बोली, नहीं, आप उसे छू भी नहीं सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आपने उसे मारा तो पहले मुझे मारना होगा। लू विंग गुस्से से कांपते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। वो बोलने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन लू रुयान को अब उनकी हालत का ध्यान ही नहीं था। वो सिर्फ उन तस्वीरों में उलझी हुई थी। वो जल्दी जल्दी बोली, अब मुझे याद आया, ये पिछले हफ्ते की बिजनेस ट्रिप की बात है। वो उस रात मेरे कमरे में सिर्फ काम की बात करने आया था। हम कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तभी उस पर कॉफी गिर गई। इसी वजह से मुझे कपड़े बदलने पड़े। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं आपकी परवरिश में पली हूँ। मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकती। उसकी इस बेताबी को सुनकर दादी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। तस्वीरों में अंदर क्या हुआ ये तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हालात बहुत संदिग्ध लग रहे थे। एक लड़का और एक लड़की रात में अकेले कमरे में, और फिर उसका नाइट ड्रेस में होना, ये सब किसी को भी शक में डाल सकता था। उसकी सफाई बहुत कमजोर लग रही थी। जब लू रुयान ने देखा कि शक अभी भी बना हुआ था तो उसने और जोर देकर अपनी बात रखी। अब हम अभी अस्पताल में हैं। आप चाहें तो अभी किसी डॉक्टर को बुला सकती हैं। वो मेरी जांच कर सकती हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं अब भी साफ हूँ। अपनी पोती को इतने भरोसे के साथ बोलते देख लू विंग थोड़ा विश्वास करने लगी, लेकिन उनके मन में उलझन अभी भी थी। अगर उनके बीच कुछ नहीं था तो लू रुयान येन की इतनी रक्षा क्यों कर रही थी? अब लू रुयान समझ गई कि वो सच्चाई ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। उसने गहरी सांस ली और सब कुछ बताना शुरू किया। येन 1 साल पहले लू कंपनी में काम पर आया था और उसके काम से खुश होकर उसने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। धीरे धीरे उसे लगा कि येन बाकी लोगों से अलग है। जहाँ दूसरे लोग उसके पीछे पागल रहते थे या मैं चुपचाप उसका ख्याल रखता था, वहीं येन कुछ अलग ही था। लू परिवार में 3 पीढ़ियों से सिर्फ महिलाएं ही थी। उसका कभी कोई छोटा भाई नहीं था और वो हमेशा एक भाई जैसा रिश्ता चाहती थी। येन ने वो खालीपन भर दिया। पिछले 1 साल में लू रुयान उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई। वो उसकी हर छोटी बड़ी बात मानने लगी, चाहे वो कितनी भी बेवजह क्यों ना हो। ये सब सुनकर बुजुर्ग महिला का मन किया कि उसे जोर से थप्पड़ मारे। उन्होंने सोचा, छोटा भाई, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। खून का रिश्ता नहीं, लेकिन इतनी नजदीकियां, कौन इस बात पर विश्वास करेगा? सिर्फ कोई बेवकूफ ही इस पर यकीन करेगा। लेकिन अब मैं पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा था। शायद इसी वजह से मैंने इस पूरे मामले को इतनी ठंडे दिमाग से संभाला। मेरे अंदर बहुत समय से जमा निराशा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हर बार जब मैंने उस पर भरोसा किया, उसने मुझे और दूर धकेल दिया। इसीलिए मैंने सबके सामने सगाई खत्म कर दी। दादी लोग गुस्से में अपना सीना पीटने लगी और जमीन पर पैर पटकने लगी। वो रोते हुए कहने लगी कि उनके पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उन्हें ऐसी पोती मिली। डांट जारी रही और लू रुयान को लगा कि उसके साथ गलत हो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसके पिता बाहर से बोले कि उनके पास बहुत जरूरी खबर है। दादी ने उन्हें अंदर आने को कहा। वो जल्दी से अंदर आए और उनके हाथ में एक टैबलेट था। उन्होंने स्क्रीन दिखाते हुए बताया कि ये मामला इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। लोगों की राय पूरी तरह लू परिवार के खिलाफ हो गई है। वो घबरा कर बोले, अब हम क्या करें? दादी लू को उनका घबराया हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि वो कोई फैसला लेने के लायक ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि वो एक 20 साल के लड़के मेरे से भी कमजोर हैं, जो इतनी बड़ी स्थिति में भी शांत बना रहा। गुस्से में उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि पहले अपने इस बेकार और घबराए हुए चेहरे को संभाले। एनी ने और भी ज्यादा सिर झुका लिया, जबकि लू रुयान उसे घृणा भरी नजरों से देख रही थी। वो अपने पिता से हमेशा से नफरत करती थी। असल में वो सिर्फ इसलिए इस परिवार का हिस्सा था क्योंकि लू परिवार में कोई पुरुष वारिस नहीं था, और क्योंकि वो परिवार को बेटा नहीं दे पाया। पत्नी के मरने के बाद उसे बिल्कुल बेकार समझ कर रखा गया। एनी इस तरह के व्यवहार का आदी हो चुका था, इसलिए उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस कहा कि वे टैबलेट पर खबर देखें। जैसे ही दोनों ने खबर देखी, रुयान गुस्से से कांपने लगी और बुजुर्ग महिला वहीं बेहोश हो गई। ऑनलाइन हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। मेरी और उसकी छवि बिल्कुल उलट दिशा में जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग मेरी तरफ सहानुभूति दिखाने लगे। अंदर की जानकारी रखने वाले लोग इंटरनेट पर मेरे द्वारा लू रुयान के लिए किए गए हर काम को शेयर करने लगे। किसी ने तो मेरे परिवार द्वारा दिए गए भारी भरकम दहेज की लिस्ट भी लीक कर दी। जब लोगों ने मेरी दरियादिली देखी तो उन्होंने उसके व्यवहार को अमानवीय बताया। अब लू रुयान के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो ये भी कहती कि वो और ये फैन सिर्फ भाई बहन जैसे हैं, तो भी कोई उस पर भरोसा नहीं करता। क्या उसे सच में लगा कि लोग इतने बेवकूफ हैं? जनता उसे खुलकर कोस रही थी और इसका असर पूरे लू परिवार के कारोबार पर पड़ रहा था। इंटरनेट उनके खिलाफ एक युद्ध भूमि बन चुका था। लोगों ने लू परिवार के सभी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग शुरू कर दी। अगली सुबह तक निवेशक घबरा जाएंगे और तेजी से उनके शेयर बेचने लगेंगे। जो होने वाला था वो साफ दिखाई दे रहा था। अगला दिन लू परिवार के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होने वाला था। अगर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया तो सालों तक इस नुकसान से उभर नहीं पाएंगे। मेरे परिवार से लिया गया पैसा और उनकी बढ़ती हुई संपत्ति पल भर में खत्म हो सकती थी। अब
जाकर लू रुयान को अपने किए का नतीजा समझ में आया। वो रोते हुए बोली, दादी अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग महिला गुस्से में बोली, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे क्या पता? अब वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उन्होंने आगे बढ़कर लू रुयान के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लू रुयान अपना चेहरा पकड़कर रोने लगी। दादी मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। क्या चिन्मो सच में हमें छोड़ चुका है? मैं सगाई तोड़ना नहीं चाहती, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मेरा कोई अफेयर नहीं है। अब वो पहले जैसी ठंडी और घमंडी लड़की नहीं रही थी। जो लड़की कभी सबको बर्फ की देवी लगती थी, वो अब बिल्कुल टूट चुकी थी। अब वो बस एक छोड़े हुए पालतू जानवर जैसी लग रही थी। बुजुर्ग महिला ने तंज कसते हुए कहा, अब समझ में आया कि तुम गलत थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर खेल खेलना था तो कम से कम समझदारी से खेलती। दूसरे आदमी को साथ रखते हुए इतना दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी इज्जत तो बर्बाद की ही, साथ में पूरे लू परिवार को भी डुबो दिया। कमेंट्स देखकर अब दादी भी भाई बहन वाली बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सच्चाई समझते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें साफ दिख रहा था कि उनका सालों पुराना पारिवारिक नाम अब मिट्टी में मिल रहा है। वो लू रुयान से नफरत करने लगी, लेकिन मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि मैंने इस मामले को इतना बड़ा बना दिया था। उनके हिसाब से सिर्फ सगाई तोड़ना काफी था। मुझे इसे पूरे शहर में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये सब मेरे ही इशारे पर हो रहा है तो शायद वो गुस्से से खून उगल देती। एनी ने खड़े होकर पूछा, माँ अब हमें क्या करना चाहिए? फिर थोड़ी देर रुककर बोला, हमें तुरंत 2 काम करने होंगे। पहला, ऑनलाइन फैली खबर को कंट्रोल करना होगा, अपने लोगों से कहकर इसे दबाना होगा। दूसरा, चिन्मो को मजबूर करना होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उसे आगे आकर सारा दोष अपने ऊपर लेना होगा। लू रुयान और लू विंग एक दूसरे को बेबसी से देखने लगी। क्या करना है ये समझना आसान था, लेकिन उसे करना बेहद मुश्किल था, खासकर मुझे दोषी ठहराना। लू रुयान को तो कोई वजह भी नहीं मिल रही थी कि मुझे गलत ठहराया जाए। जब एनी ये योजना बता रहा था तो लू परिवार की महिलाएं हैरान रह गईं। जिस आदमी को वे हमेशा कमजोर और बेकार समझती थी, वही आज इतना बड़ा प्लान बना रहा था। जो दामाद उन्हें निकम्मा लगता था, वही अब उनकी आखिरी उम्मीद बन गया था। अभी कुछ देर पहले तक दादी उसे कमजोर कह रही थी, लेकिन अब वही बात उल्टी पड़ गई। पहला कदम आसान था। लू परिवार के पास खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी थी और वे आसानी से कोई नया स्कैंडल खड़ा कर सकते थे। किसी बड़े सेलिब्रिटी की अफेयर की खबर फैलाकर लोगों का ध्यान तुरंत भटकाया जा सकता था। दूसरा मुद्दा ये फैन की पहचान का था। उन्होंने फैसला किया कि ये कहा जाएगा कि परिवार ने उसे गोद लिया है, ताकि वो आधिकारिक तौर पर लू रुयान का पालित भाई माना जाए। लेकिन सबसे अहम बात मैं था। मुझे दुनिया के सामने ये कहना था कि मैंने छोटी सोच और जलन में आकर ऐसा किया। मुझे ये स्वीकार करना था कि मैंने उनके साफ रिश्ते को गलत समझा और अपने ज्यादा प्यार की वजह से ये सब हंगामा खड़ा कर दिया। पहले 2 काम करना आसान था। असली समस्या ये थी कि शायद मैं सब में साथ ही न दूं। लू विंग ने थोड़ा सोचा और तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया, एनी मैं तुम्हें अभी के अभी लू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करती हूँ। इस मामले की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं और रुयान चिन्मो को संभालेंगे। तुम आज रात ही ऑनलाइन खबरों को कंट्रोल करो। एनी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो खुशी खुशी टैबलेट लेकर बाहर चला गया। जैसे ही वो गया, लू विंग का चेहरा गंभीर हो गया। रुयान सच सच बताओ, क्या तुमने ये फैन के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं या नहीं? उन्हें अब भी भरोसा नहीं था कि उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन जैसा है। रुयान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी दादी भी उस पर विश्वास नहीं कर रही। वो बोली, दादी प्लीज, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। माँ का नाम सुनकर लू विंग की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। तुम्हें तुरंत मेडिकल चेकअप कराना होगा ताकि रिपोर्ट से सब साफ हो सके और हम चिन्मो को समझा सके। रुयान को समझ नहीं आया कि दादी किस तरह के सबूत की बात कर रही हैं। फिर लू विंग की नजर नीचे गई और रुयान सब समझ गई। दादी उसे वर्जिनिटी टेस्ट करवाने को कह रही थी। 1 घंटे बाद रुयान क्लिनिक से बाहर निकली। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वो मेडिकल रिपोर्ट को कसकर पकड़े हुए सीधे पुराने चिन परिवार के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसने मुझे कई बार कॉल किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुस्से में हूँ या सो रहा हूँ, लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरा था। उधर जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाली थी, मैं अपनी बेहोशी से जागा। खून की उल्टी करना ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने अतीत को अलविदा कह रहा हूँ। मैंने धीरे से कहा, लू रुयान, मैंने आखिरकार तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया। उस खून के निकलने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर की सारी गर्माहट खत्म हो गई हो। मेरा दिल हल्का लगने लगा, जैसे मेरा सारा प्यार उसी खून के साथ बह गया हो। जो बोझ मेरी आत्मा को दबा रहा था वो अब खत्म हो चुका था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी, फिर पूरे घर पर नजर डाली और धीरे से कहा, अब विदा लेने का वक्त आ गया है। मैंने शराब की अलमारी से रेड वाइन की बोतल उठाई। गिलास लेने की जरूरत भी नहीं समझी, सीधे बोतल से ही लंबा घोट लिया। अचानक मैंने बोतल को हमारी शादी की फोटो पर दे मारा। कांच टूट गया और फोटो लाल रंग में भीग गई। मैंने बिना रुके दूसरी बोतल खोल ली। कुछ और पीने के बाद मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैंने लू रुयान की खास बनाई गई शादी की ड्रेस उतारी। उस पर शराब डालने के बजाय मैंने लाइटर निकाला और आग जला दी। ये ड्रेस बनाने में पूरे 6 महीने लगे थे और इसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे। मैं उसे जलते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि मैंने उसे परफेक्ट शादी देने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैं तो खुद यूरोप तक गया
गया था उस शादी की ड्रेस को लेने के लिए। वो एक मास्टर टेलर द्वारा खास तौर पर बनाई गई थी, लेकिन अब उस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने हमारी साथ वाली तस्वीरों के फ्रेम भी उठा लिए और उन्हें भी आग में फेंक दिया, बस उन्हें जलते हुए देखने के लिए। आग की तेज रोशनी देखकर दरवाजे पर खड़े चुन परिवार के बॉडीगार्ड सतर्क हो गए। वे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए बाहर से ही चिल्लाकर पूछने लगे, यंग मास्टर आप ठीक हैं? क्या हमें अंदर आना चाहिए? मैंने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मेरी सारी चीजें पैक करो और इस जगह को पूरी तरह तोड़ दो। पिछली जिंदगी में मुझे ये दुल्हन वाला कमरा बेहद नफरत भरा लगता था। यही वो जगह थी जहां लूरियान ने मुझे बर्बाद कर दिया था। यहीं उसने मुझे एक बेबस हालत में छोड़ दिया था और वही कमरा उसके और येन के लिए छेलने की जगह बन गया था। मैंने उस कमरे की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा, बस बोतल से सीधे शराब पीते हुए आगे बढ़ता गया और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मैं नशे में था और मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पास हर जगह प्रॉपर्टी थी, लेकिन कहीं भी घर जैसा एहसास नहीं था। वो नया घर अब सिर्फ लोरियान के धोखे की याद बन चुका था और चुन परिवार की हवेली वो जगह थी जहां से शिन्यूचू मुझसे छीन ली गई थी। वहां रहना मतलब हर पल दर्द सहना था। मैं अकेला सड़कों पर भटकता रहा, जैसे कोई भटका हुआ साया, बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ। मुझे खुद पर एक बेघर कुत्ते जैसा एहसास हो रहा था जो रात भर सड़कों पर भटकता रहता है। कुछ देर बाद मैंने अपना फोन निकाला और उसकी सेटिंग्स बदल दी। लड़खड़ाते कदमों और धुंधली नजरों के साथ में आगे बढ़ता रहा। सड़क के किनारे एक 5 स्टार होटल दिखा और बिना सोचे समझे मैं सीधे वहीं चला गया। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया, की कार्ड लिया और अपने अस्थायी ठिकाने की ओर बढ़ गया। मैं अकेला लिफ्ट में दाखिल हुआ और सीधे 66वीं मंजिल सबसे ऊपर जाने लगा, लेकिन 50वीं मंजिल पर लिफ्ट अचानक रुक गई। दरवाजा खुला और एक बिखरे हुए कपड़ों में एक लड़की अंदर आई। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था और वो लगभग भागते हुए लिफ्ट में घुसी। अंदर आते ही उसने घबराकर बटन दबाया, जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी धुंधली नजरों से उसे देखने की कोशिश की। वो जवान लग रही थी, शायद हाल ही में कॉलेज से निकली होगी। लंबी कदकाठी टाइट सफेद ड्रेस में उसकी खूबसूरती किसी से कम नहीं थी, यहाँ तक कि लूरियान को भी टक्कर दे सकती थी। मैंने बस एक नजर डाली और फिर नजरें हटा ली। मेरी हालत पहले ही खराब थी, मुझे सिर्फ आराम चाहिए था, लेकिन वो लड़की मुझसे भी ज्यादा लड़खड़ा रही थी। वो संभल नहीं पा रही थी और अचानक मेरी तरफ झुक गई। मैंने सहेज ही उसे पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसे थामा, उसकी त्वचा छूते ही ऐसा लगा जैसे किसी चिकनी ठंडी जेड पत्थर को छू लिया हो। वो मुझसे लिपट गई, जैसे डूबता हुआ इंसान किसी सहारे को पकड़ ले। उसने धीरे से फुसफुसाया, मुझे बचा लो प्लीज। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर का तापमान असामान्य रूप से ज्यादा था। उसके गोरे चेहरे पर लालिमा फैल रही थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मेरा गला पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। लिफ्ट का दरवाजा खुला और मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे अपने स्वीट में ले गया। अंदर पहुंचते ही वो और बेचैन हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपने और मेरे कपड़े खींचने शुरू कर दिए। कुछ मत बोलो, उसने धीमी आवाज में कहा, बस मेरे साथ रहो। उसने फिर मुझे चुप कराने के लिए चूम लिया। शराब के नशे में मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने आंखें बंद कर ली और खुद को उस पल में बहने दिया। उधर उसी समय लूरियान जब पुराने चुन परिवार के घर पहुंची तो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया। काफी देर तक विनती करने के बाद घर के नौकर ने उसे ठंडे स्वर में सच बताया कि मैं पहले ही पुराने शादी वाले घर जा चुका हूँ। ये सुनते ही वो तुरंत वहाँ भागी। उसे यकीन था कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ और वहीं उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो मैं वहाँ नहीं था। उसकी जगह उसे मेरे बॉडीगार्ड दिखे जो बेसबॉल बैट से घर का हर सामान तोड़ रहे थे। हर एक चीज को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा था। ये देखकर लूरियान गुस्से से कांप उठी और चिल्लाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने कहा सब कुछ तोड़ने को? अभी के अभी रुक जाओ। बॉडीगार्ड उसे पहचानते थे। वो लगभग इस घर की मालकिन बनने वाली थी। उनमें से एक बोला, ये यंग मास्टर का आदेश है। वे सब उलझन में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने। अगर बाद में मैंने लूरियान को वापस स्वीकार कर लिया तो क्या वे मेरे आदेश मानने की सजा भुगतेंगे? ये सच में एक मुश्किल फैसला था। मुझसे दोबारा मत कहलवाओ, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। बॉडीगार्ड घबराकर इधर उधर देखने लगे। आखिरकार उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने बैट नीचे रखे और चुपचाप वहां से चले गए। उनके जाते ही लूरियान जमीन पर गिर पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि मैं सच में गंभीर था। ये कोई गुस्से का पल नहीं था। मैं सच में उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। चिनिमो, क्यों? तुम मुझे एक बार समझाने का मौका भी क्यों नहीं दे रहे? वो फर्श पर बांटकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी नजर कालीन पर पड़े गहरे धब्बे पर गई। सफेद कालीन पर जमे हुए खून के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने वहीं खून उगला था और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ क्या किया है। वो वहीं बैठी रह गई, टूटकर रोती हुई। अपने किए का बोझ उसे कुचल रहा था। वो ठंडी हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते जैसी लग रही थी, खूबसूरत लेकिन पूरी तरह बेबस। उधर उसी समय मैं उस रहस्यमयी लड़की के साथ लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट में था। करीब 1 घंटे बाद सब शांत हो गया। दवा का असर उतर चुका था। वो बिस्तर पर थक कर गिर गई और मुझे भी राहत मिली। सुबह की धूप कमरे में फैलने लगी। वो सबसे पहले जागी। वो किसी खिले हुए सफेद कमल जैसी लग रही
रही थी, साफ, उजली और आकर्षक। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी जो उसकी मासूमियत और निखार को और बढ़ा रही थी। कुछ देर तक वो वहीं बैठी सब कुछ समझने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो एक अनजान कमरे में है और उसके पास एक अनजान आदमी सो रहा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया चीखने की थी। उसे याद आया कल उसने अपने सहकर्मी जियांग जिया के साथ एक शो के बाद कुछ निवेशकों से मिलने का न्योता स्वीकार किया था। वहां पहुंचने से पहले ही उसे इशारा दे दिया गया था कि आज रात उसे समझौता करना होगा। वो समझ नहीं पाई थी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली उसने मना कर दिया। वो वहां से निकलना चाहती थी लेकिन जियांग जिया ने उसे रोका। फिर उसने कहा कि बस एक आखिरी ड्रिंक लेकर चली जाए। उसे लगा एक ड्रिंक से कुछ नहीं होगा, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ थी। उसकी नजर धुंधली होने लगी, शरीर कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म होने लगी। बाद में जो कुछ हुआ उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगी। वो चुपचाप मुझे देखती रही। उसे एहसास हुआ कि पिछली रात उसने ही मुझे पकड़कर रोका था। शर्म और उलझन के बीच उसने फिर मेरी तरफ देखा और ये भी नोटिस किया कि वो दिखने में बुरा नहीं था। धीरे से उसने फुसफुसाया, कम से कम तुम थे। अगर कोई और होता तो शायद मैं खुद को खत्म कर लेती। वो बिस्तर से उतरी, अपने फटे हुए कपड़े उठाए, लेकिन वे पहनने लायक नहीं थे। मजबूर होकर उसने मेरा कोट पहन लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी गर्दन से नेकलेस उतारा और उसे बेड साइड टेबल पर रख दिया। उसके साथ एक छोटा सा नोट भी छोड़ दिया। हल्की कड़वी मुस्कान के साथ वो बुदबुदाई, शायद इसे बदले के रूप में छोड़ना ठीक है, धन्यवाद। उसने एक आखिरी बार मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे चेहरे को याद में बसाना चाहती हो, फिर बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चली गई। जब मैं जागा तब तक वो जा चुकी थी। मैंने बेड साइड टेबल पर रखा नेकलेस और नोट देखा। नोट में लिखा था, ये बस एक गुजरती हुई रात थी, ये नेकलेस तुम्हारे लिए है। मैंने उस नेकलेस को उठाया, उसे पास लाकर हल्की सांस ली, जैसे उसकी खुशबू अब भी उसमें बाकी हो। चादरों पर पिछली रात के चमकीले लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मेरे साथ सोकर भागने की कोशिश करती हो? इतनी आसानी से नहीं। मैंने अपना फोन उठाया और अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया। लुओ, कल रात मेरे कमरे में जो लड़की थी उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो। मुझे 1 घंटे में उसकी पूरी फाइल चाहिए और मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। मैंने उसके जवाब देने से पहले ही कॉल काट दी और सीधे बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ लुओ डर से जम गया था। क्या कोई यंग मास्टर के कमरे में घुस आया? तुरंत सिक्योरिटी कैमरे चेक करो। उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। जब तक मैं नहाकर बाहर आया वो दरवाजे पर पहले से खड़ा था। लुओ ने कांपते हाथों से मुझे एक फाइल दी। यंग मास्टर, हमने जांच कर ली है। कल रात आपके कमरे में जो लड़की आई थी उसका नाम लू मिंगाओ है। वो अभी मैड्रिड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ओपेरा और फैशन एकेडमी में। कल उसे एक परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद वो एक पार्टी में गई जहां उसे ड्रग दे दिया गया। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, अब वो कहाँ है? वो आज सुबह हाई स्पीड ट्रेन से वापस शहर आ गई है। मैंने आंखें सिकोड़ ली। उसे किसने बुलाया था? लुओ ने जवाब दिया, उसका नाम टांगी है। वही उसकी सीनियर है। बहुत संभावना है कि वही इस सब के पीछे है, चाहे उसने खुद किया हो या नहीं, लेकिन प्लान उसी का था। मैंने ठंडी हंसी हंसी। सीधा कहो तो वो दलाल है। किसके बिस्तर पर भेजने वाली थी उसे? लुओ थोड़ा झिझका। सर, आप उस व्यक्ति को जानते हैं, आप दोनों काफी करीब हैं। मैं कोट पहनते पहनते रुक गया। क्या मैं उसे जानता हूँ? कौन है वो? लुओ ने नजरें चुरा ली और हकलाते हुए कहा, तीसरे मास्टर। मैंने दोहराया, तीसरा मास्टर? कुछ पल के लिए मुझे याद नहीं आया, लेकिन अचानक एक नाम दिमाग में चमका। क्या वो सिम्बो है, एनी का भाई? लुओ ने सिर हिलाकर पुष्टि की। जी सर, वही है। बस उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। वो आदमी लालच की जीती जागती मिसाल था। एक घटिया इंसान जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, और वो भी चिन परिवार के नाम पर। वो पहले एक साधारण गार्ड था, फिर लू फैमिली की एक कंपनी में सिक्योरिटी में चला गया। बाद में एनी मेरे पास आई और उसके लिए अच्छी नौकरी मांगी। मैंने अपने होने वाले ससुर को खुश करने के लिए उसकी मदद कर दी और सिम्बो को सीधे कंपनी के हेडक्वार्टर में लॉजिस्टिक्स का हेड बना दिया। लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिली वो बेकाबू हो गया। उसने कंपनी को अपनी जागीर समझ लिया, अपने पूरे रिश्तेदारों को अंदर भर दिया। रिश्वत, कमीशन, सब कुछ चलने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली गार्ड इतना बड़ा परजीवी बन जाएगा। शिन यूचू ने पहले ही उसकी शिकायत की थी, लेकिन मैं एनी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सहने के लिए कहा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिम्बो की नजरें उसी पर टिक जाएंगी। वो उसे खुलेआम परेशान करने लगा, गंदी बातें करता था, और मेरी पिछली जिंदगी में मैंने उसे ऐसा करने दिया। इस जिंदगी में मैं उसे एक मिसाल बना दूंगा। मैंने लुओ की तरफ मुड़कर कहा, मुझे कंपनी लेकर चलो। डेनुबो बिल्डिंग होनचिन की सबसे मशहूर गगनचुंबी इमारत थी, जो पूरी तरह इन परिवार की मालिकाना हक में थी। मैंने बॉडीगार्ड्स को पीछे रुकने का इशारा किया और खुद अकेले ही अंदर जाने लगा, लेकिन मैं लॉबी तक भी नहीं पहुंच पाया था कि मुझे रोक लिया गया। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा किसी गुंडे जैसा था और उसके हाव भाव में घमंड और झंझलाहट साफ झलक रही थी। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने उससे 50 लाख रुपए उधार लिए हों। क्या कर रहे हो तुम? बिना नमस्ते किए अंदर घुस रहे हो? तुम्हें लगता है यहाँ ऐसे घूम सकते हो? पता भी है ये कैसी जगह है? वो गार्ड बेहद लापरवाह लग रहा था। उसने अपनी यूनिफॉर्म की टोपी तक नहीं पहनी थी। ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ ही इमारत की छवि होते हैं। अगर ऐसा आदमी सामने हो तो पूरी इमारत की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चिन ग्रुप के हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो?
हो? उसने ताना मारा। अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? मैं हल्के से हंसा। मुझे खुद की ही कंपनी में आने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं। गार्ड के चेहरे पर मजाकिया मुस्कुराहट आ गई। देखो जरा इस घमंडी लड़के को, तुम खुद को क्या समझते हो? चिनीमो? अगर तुम चिनीमो हो तो मैं उसका मरा हुआ बाप चिन्होंग हूँ। क्या हुआ, मुझे पापा नहीं बुलाओगे? मेरी आंखें ठंडी हो गई, उनमें अचानक खून सा उतर आया। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मेरे पिता का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसी पल मैंने तय कर लिया, इस आदमी का काम खत्म। मैं अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने ही वाला था कि तभी एक दूसरा गार्ड भागता हुआ आया। उसने मेरा चेहरा देखते ही रंग खो दिया। वो तुरंत झुक गया और कांपती आवाज में बोला, वेलकम बैक यंग मास्टर। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं। हमने आपके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। पहला गार्ड जो लगभग 40 साल का था, मुझे हैरानी से घूरने लगा। ये तुम्हारा यंग मास्टर है? मजाक मत करो। जिन परिवार का वारिस कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ हमेशा 7-8 बॉडीगार्ड होते हैं। उसकी आवाज में अभी भी घमंड भरा था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मैंने उस गार्ड की तरफ देखा जिसने झुककर मुझे सलाम किया था और ठंडे स्वर में उससे पूछा, तुम मुझे कैसे पहचानते हो? मैंने पूछा। वो बोला, सर आप 1 साल पहले कंपनी आए थे, तब मुझे आपको देखने का मौका मिला था। खुरदरे चेहरे वाला गार्ड ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। अब उसे समझ आ गया कि दूसरा गार्ड मजाक नहीं कर रहा था। आखिरकार उसे एहसास हुआ, मैं सच में चिन्मो हूँ। उसने मुझे ध्यान से देखा और मेरी शख्सियत से निकलती हुई गरिमा को महसूस किया, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी वो खास डरता हुआ नहीं लगा, बल्कि वो एक चिपचिपी घटिया मुस्कान के साथ मेरे पास आया। यंग मास्टर, जीजा जी, आखिरकार आपसे मिल ही लिया। मैं शियाओ काई हूँ, लू रियान का कजिन, यहाँ सिक्योरिटी का डिप्टी हेड हूँ। हम तो परिवार हैं। वो मेरे कान के पास झुककर बोला, पेट बाहर निकालकर एक बेहुदा सलाम ठोक दिया। वो एक अनपढ़ गुंडा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी कंपनी में कैसे घुस आया। उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से नहाया ही ना हो। उसकी बदबूदार सांस से मुझे उल्टी आने लगी। मैंने तुरंत उसे धक्का देकर दूर कर दिया ताकि ताजी हवा ले सकूं। मैंने दूसरे गार्ड की तरफ मुड़कर आदेश दिया, पूरी सिक्योरिटी टीम को यहाँ बुलाओ। उसे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन वो मेरे आदेश को अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये देखकर काई थोड़ा घबराने लगा। 2 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की एक टीम लॉबी में पहुंच गई। कुल 15 लोग लाइन में खड़े हो गए, 2 कतारों में मेरे सामने। मैंने उन्हें ठंडे चेहरे के साथ देखा और पूछा, क्या बस यही सब है? पहला गार्ड हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। उसने डरते हुए काई की तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गुंडे का सिक्योरिटी टीम पर इतना दबदबा होगा। गार्ड सच बताने से भी डर रहा था। मैं गुस्से में बोला, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या ये कंपनी उसकी है? तुम्हें तनख्वाह कौन देता है? अंदर से मुझे पता था ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही लोरियान के परिवार को अपनी कंपनी को खेल का मैदान बना लेने दिया था। गार्ड डर गया। मैंने उसे आगे आने का इशारा किया। सच बताओ, आज मैं पूरी सफाई करने वाला हूँ, किसी से मत डरना। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। यंग मास्टर, मेरी टीम में सारे आर्मी वेटरन्स हैं, लेकिन बाकी 2 टीमें अलग हैं। वो सब लू फैमिली के रिश्तेदार और गुंडे हैं, काई जैसे। वो लोग कोई काम नहीं करते, आदेश नहीं मानते, ज्यादातर समय गार्ड रूम में बैठकर जुआ खेलते रहते हैं। ये सुनकर मेरा गुस्सा उबलने लगा। मैं इन निकम्मों को पैसे दे रहा था खेल खेलने के लिए, और काई का बाप कैप्टन बनकर बैठा था, जो खुद कभी ऑफिस तक नहीं आता था। मेरा चेहरा ठंडा और सख्त हो गया। ये चिन फैमिली की कंपनी थी, लेकिन सिक्योरिटी मजाक बन चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली, उस ईमानदार गार्ड के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, ये सब मेरी गलती है। मैंने गलत लोगों को अंदर आने दिया। एक औरत के लिए मैंने अपने परिवार की नींव तक हिला दी। बूढ़े गार्ड की आंखों में आंसू आ गए। वो 20 साल से चिन परिवार की सेवा कर रहा था। वो कहीं और जा सकता था, लेकिन उसने वफादारी निभाई। यंग मास्टर, अच्छा हुआ आपको समझ आ गया। अभी भी देर नहीं हुई है, आप सब ठीक कर सकते हैं। मुझे उसकी बात समझ आ गई। तभी एक आवाज गूंजी। शुन रोचू अपने असिस्टेंट्स और सेक्रेटरीज के साथ हमारी तरफ आ रही थी। वो मेरे पीछे आकर रुकी और बोली, जिनेमो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो एक चमकते सितारे की तरह लग रही थी, शांत, सुसज्जित और आत्मविश्वासी। उसकी आंखें तेज थीं, जिनमें चिंता साफ झलक रही थी। आज वो एक प्रोफेशनल बिजनेस सूट में थी, जो उस पर पूरी तरह फिट बैठ रहा था और उसकी मजबूत पर्सनैलिटी को और उभार रहा था। उसे इस रूप में देखकर मेरी आंखें भर आईं। मेरी नाक में हल्की जलन हुई, जैसे पिछले पछतावे अचानक उभर आए हों। उसने पूछा, क्या इन गार्ड्स ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? क्या ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं? वो समझ रही थी कि सिक्योरिटी टीम ने मेरे साथ बदतमीजी की है। उसे इन लोगों की असलियत पता थी। अगर मैंने उसे पहले रोका ना होता तो वो इन्हें कब का निकाल चुकी होती। उसकी नजर में मैं हमेशा एक जिद्दी बच्चे जैसा था। मैंने धीरे से कहा, दीदी, मुझसे गलती हो गई। मेरी बेवकूफी की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। वो चौंक गई। उसने ओल्ड माँ की तरफ देखा। ओल्ड माँ ने सिर हिलाकर इशारा किया। मैं सच में बदल गया हूँ। शुन रोचू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था। उसने बिना एक पल गवाई कहा, जिनेमो, तुम मेरे सबसे करीब हो। तुम जो भी फैसला करोगी, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई लहर सीधे मेरे दिल पर आकर टकराई हो। मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ
गए, लेकिन मुझे पता था उसका साथ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में बस एक फोन कॉल पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी कंपनी मुझे सौंपती थी। क्या वो सच में मेरी हर बेवकूफी भरे फैसले का भी इतना ही साथ देती थी? जब मैं एक जिंदा लाश बन चुका था तब भी वही थी जो मेरी हर सांस का ख्याल रखती थी। मैंने मन ही मन कसम खाई, दीदी मैं पहले तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं इन परजीवियों को नहीं छोड़ूंगा। मैं गुस्से से उबलता हुआ सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में चला गया। मैंने उन सभी दस्तावेजों को देखना शुरू किया जो उसने इकट्ठा किए थे। गुस्से में मैंने मेज पर जोर से मुक्का मारा। तब मुझे पता चला शान रोचू कभी भी लापरवाह नहीं थी। वो हर समय उन लोगों पर नजर रखे हुए थी। भले ही वो उन्हें रोक नहीं पाई, लेकिन उसने उनकी हर हरकत रिकॉर्ड की थी। उनके हर गैर कानूनी काम का सबूत था। उन्होंने जितना भी पैसा चुराया था उसका पूरा हिसाब मौजूद था। उसके पास इतना सबूत था कि वो उन सबको बर्बाद कर सकती थी। वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मैं सच्चाई समझूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने कभी इन फाइलों को देखा ही नहीं था, लेकिन इस बार ये सब मेरे हाथ में था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि ये लोग कितनी हद तक गिर चुके थे। उदाहरण के लिए लूरियान का चाचा, वो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। वो पूरी कंपनी के लॉजिस्टिक्स का हेड था। पिछले 1 साल में कंपनी की हर खरीद उसके हाथों से होकर गुजरती थी। वो हर सप्लायर से रिश्वत और कमीशन लेता था। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और सोचा, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मुझे खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। मैं खुद पर बेहद गुस्सा था, लेकिन जब मैंने अगली बात पढ़ी तो खुद को और भी जोर से मारने का मन किया। ये एक आदमी इन्वो के बारे में था। वो कंपनी की महिला कर्मचारियों को निशाना बना रहा था। वो उन्हें छेड़ता था, गंदी हरकतें करता था और लगातार यौन उत्पीड़न करता था। जब शिनरोचू को इसका पता चला तो उसने उसे अलग से बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्वो को उससे कोई डर नहीं था। वो उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता था, जैसे वो कोई बाहरी हो। उसने तो हद ही कर दी। उसने उसका वीडियो बना लिया और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। मैं सोचने लगा उस समय मेरी बहन पर क्या बीती होगी। बो ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर शान रोचू मान जाए तो वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उसी से शादी कर लेगा ताकि दोनों परिवार और करीब आ जाए। उस समय मेरी बहन गुस्से से पागल हो गई थी। उसने मुझे ये सब बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तो सिर्फ लूरियान के पीछे अंधा हो चुका था। मैंने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब इन्वो को समझ आ गया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो और भी बेलगाम हो गया। वो मेरी बहन को लगातार परेशान करता रहा। अगर जिन परिवार के बुजुर्ग बीच में नहीं आते तो वो और भी आगे बढ़ जाता। कोई बात नहीं भाई, मेरी बहन ने मेरे चेहरे को देखकर कहा, वो सब अब बीत चुका है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अब जाग चुके हो। वो सही थी। सच्चाई समझना ही पहला कदम था। शान रोचू शांत खड़ी रही। उसने अपने बाल पीछे किए और उन बुरी यादों को याद करने से खुद को रोक लिया। इतना सब होने के बावजूद उसने हल्की सी मुस्कान भी दी। फिर उसने पूछा, क्या तुम सच में इन सबको पुलिस के हवाले करने वाले हो? मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इनसे एक एक पैसा वापस लूंगा जो इन्होंने चुराया है। और मैं यही नहीं रुकूंगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये सब जेल में सड़े। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, शेन रोचू ने कहा। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो सबूत उठाकर बाहर जाने लगी। वो खुद सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने वाली थी। उसके जाने के काफी देर बाद लीगल डिपार्टमेंट की हेड आई। वो कंपनी के कानूनी मामलों की सबसे मजबूत स्तंभ थी। उसका नाम वोंग जीने था। वो एक बेहद गंभीर और पेशेवर महिला थी। वो दरवाजे पर सख्ती से खड़ी रही, फिर धीरे से दस्तक दी। प्रेसिडेंट, मैं वोंग जीने हूँ। आपने मुझे बुलाया था? उसने एक मशीन जैसी आवाज में कहा। उसका व्यवहार मेरे प्रति ठंडा था, लगभग तिरस्कार भरा। मुझे समझ नहीं आया क्यों। मैं इस महिला को ठीक से जानता भी नहीं था। उसने मोटे चश्मे पहने हुए थे और उसके बाल कंधों तक कटे हुए थे। मैनेजर वोंग, मुझे एक शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट तैयार करवाना है, मैंने कहा। वोंग जी ने यह सुनकर चौंक गई। उसके मन में साफ चल रहा था, क्या ये मूर्ख अभी भी नहीं सुधरा? क्या ये फिर से अपनी हिस्सेदारी देने वाला है? प्रेसिडेंट, आप कितने शेयर लूरियान को ट्रांसफर कर रहे हैं? उसने सीधे पूछा। वो और शेन रोचू बहुत करीबी दोस्त थी। उसने हमेशा उसे सलाह दी थी कि वो इस परिवार को छोड़ दे। उसे पता था कि शेन रोचू कंपनी को बचाने के लिए कितनी मेहनत करती है और मैं सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। मैंने हैरानी से कहा, लूरियान को शेयर ट्रांसफर? तुम क्या कह रही हो? क्या आप उसे सब कुछ नहीं देने वाले? उसने पलटकर पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही सगाई तोड़ दी है। मैं उसे एक भी शेयर क्यों दूंगा? क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूँ? जब वो किसी और के साथ है तो मैं उसे अपनी दौलत क्यों दूं? ये सुनते ही वोंग जीने ने राहत की सांस ली। तभी मुझे अचानक याद आया, मैं फिर से जन्म लेकर आया हूँ, लेकिन दहेज का जो सामान पहले ही भेज चुका हूँ वो भूल गया था। प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, लेकिन नकद, एंटीक और कीमती चीजें सब लू परिवार को दे दी गई थी। वोंग जी ने, एक काम करो, तुरंत लू परिवार को नोटिस भेजो, सारा पैसा और गिफ्ट वापस करें। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई और इंसान बन गया हूँ। अगर लूरियान को नहीं दे रहे तो फिर किसे ट्रांसफर कर रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या आपने किसी और परिवार की लड़की पसंद कर ली है? अगर नहीं तो मुझे ही दे दीजिए, उसने हल्के मजाक में कहा। मैं मुस्कुराया और उसके करीब जाकर उसके कान में 3 शब्द फुसफुसाए। उसका चेहरा पहले हैरान हुआ, फिर डर गया और आखिर में खुशी से भर गया। समझ गई, कोई समस्या नहीं, मैं अभी ड्राफ्ट तैयार करती हूँ। वो अपनी सामान्य प्रोफेशनल छवि भूलकर जल्दी से लीगल डिपार्टमेंट की ओर भागी। मैंने पीछे से कहा, इतनी जल्दी क्या है? डर है कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा? वो रुक गई। सच में उसे डर था कि मैं अपना मन बदल दूंगा। आपको पता है आप कितने शेयर ट्रांसफर करने वाले हैं? उसने पूछा। 25%, 20%, 95%, मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो वहीं खड़ी रह गई,
पूरी तरह स्तब्ध। ये वही दौलत थी जिसे मैं पहले लू रियान को देना चाहता था, लेकिन तब वो कुल का सिर्फ 8.21% था। वोंग जीने को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मेरी आंखों में देखा और समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो दृढ़ संकल्प के साथ मुड़ी और तेजी से चली गई। मैं धीरे धीरे हॉल में चलने लगा। प्रेसिडेंट बनने के बाद ये ऑफिस सालों से खाली पड़ा था। पहले कुछ महीनों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। ये इमारत पूरे शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत थी। मैं सबसे ऊपर खड़ा होकर नीचे की दुनिया को देख रहा था। सड़क पर चलते लोग और गाड़ियां मुझे छोटी छोटी चींटियों जैसी लग रही थीं। उस पल मुझे समझ आया कि लोग आखिर क्यों नाम और दौलत के पीछे भागते हैं। ऊंचाई पर खड़े होकर सब पर नजर रखने का जो एहसास होता है वो नशे जैसा होता है। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे अपने पिता की याद आती है। यही वो जगह थी जहाँ वे काम करते थे। मुझे याद है कैसे वे हर समस्या को लेकर चिंता करते थे और जब कोई प्रोजेक्ट सफल होता था तो उनके चेहरे पर खुशी चमक उठती थी। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैंने अपनी सारी ऊर्जा किसी और पर खर्च कर दी। मैंने सब कुछ लू रियान को खुश करने में लगा दिया। प्रेसिडेंट का ऑफिस आमतौर पर मेहमानों के लिए नहीं खुलता, लेकिन आज यहाँ काफी हलचल थी। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन से कॉल आया। ये एनआई थी। वो मुझसे मिलना चाहती थी। मानना पड़ेगा, एनआई में वाकई काबिलियत है। उसने सिर्फ एक रात में कमाल कर दिया। उसने जनता का ध्यान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बड़े स्कैंडल की ओर मोड़ दिया। इससे लू रियान और येन से जुड़ा सारा ड्रामा दब गया। कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे थे, लेकिन मामला काफी हद तक शांत हो चुका था। आज सुबह लू परिवार के शेयर गिरे जरूर, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। फिर भी ऐसी बातों को पूरी तरह दबाना जरूरी होता है। इंटरनेट कभी भूलता नहीं, कोई भी इसे फिर से उठा सकता है। अगली बार शायद उनके पास बचने के लिए कोई सेलिब्रिटी स्कैंडल ना हो। इसीलिए लू परिवार ने एनआई को मेरे पास भेजा। वे चाहते हैं कि मैं एक बयान जारी करूं कि मैंने लू रियान को गलत समझा था। वे चाहते हैं कि मैं दुनिया को बताऊं कि हम फिर से साथ हैं और सब कुछ सामान्य हो गया है। असल में लू रियान खुद माफी मांगने वाली थी, लेकिन वो कल रात से गायब है। इसीलिए मजबूरी में उन्होंने एनआई को भेजा, ये सोचकर कि मैं अभी भी उसकी मदद करूंगा जैसे पहले करता था। जैसे ही एनआई ईबीए बिल्डिंग के बाहर पहुंची, वो ठिठक गई। उसने देखा उसके भाई बहन, भतीजे भतीजियां, यहाँ तक कि उसके बचपन के दोस्त भी सड़क पर खड़े थे। सभी को पुलिस जबरदस्ती गाड़ियों में भर रही थी। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट वैन लाए गए थे। दर्जनों लोगों को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। एनआई वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह स्तब्ध। वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ी और पुलिस को रोकने लगी। भाई, तीसरे भाई, ये क्या हो रहा है? तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? वो आदमी पहले टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एनआई को देखा, उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वो चिल्लाया, दीदी मुझे बचाओ, अभी जाकर चुनिमो से बात करो, उसे कहो हम पर दया करे। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, चाचा हमें बचाओ, चुनिमो पागल हो गया है, उसने हम सबके खिलाफ कदम उठा लिया है, उसने उस गोद ली हुई लड़की से हम पर केस करवा दिया, उसे कहो हमें छोड़ दे या रियान को उससे शादी ना करने दो। अब एनआई को पूरी बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि मैं अभी भी गुस्से में हूँ और उसके परिवार को पूरी तरह खत्म करने पर तुला हूँ। वो पुलिस पर चिल्लाई, रुको, मैं अभी चुनिमो से बात करती हूँ। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसके रिश्तेदारों को गाड़ियों में ठोसा और वहां से निकल गए। एनआई गुस्से से कांपती रह गई। उसे उनके बारे में सोचने का भी वक्त नहीं था। उसे तुरंत अंदर जाना था। वो दौड़ती हुई बिल्डिंग की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजे पर उसे रोक लिया गया। मेरी अनुमति मिलने के बाद ही उसे अकेले ऊपर आने दिया गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने सख्त ससुराल वाले का रौब दिखाने की कोशिश की। शेनमो, तुम गलत कर रहे हो, ये लोग तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा परिवार है। अगर उनसे गलती भी हुई है तो मुझे बताओ, मैं खुद संभाल लूंगी। पुलिस को इसमें मत घसीटो। क्या वो गोद ली हुई लड़की शेंजुचू ही तुम्हारे कान भर रही है? मेरी बात सुनो, एक बार तुम रुआन से शादी कर लोगे तो ये लोग तुम्हारा अपना खून बन जाएंगे। तुम्हारे आने वाले बच्चे भी इन्हीं की विरासत साझा करेंगे। लेकिन वो लड़की अलग है, वो सिर्फ एक बाहरी है, एक गोद ली हुई अजनबी। उसका खानदान अलग है, उसकी पहचान अलग है। तुम उसे कैसे तरजीह दे सकती हो? अगर रियान को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होगी। पुलिस को बुलाओ, उन्हें छोड़ दो और मैं एक डिनर अरेंज कर दूंगी ताकि तुम उनसे माफी मांग सको। मैं उसे ठंडे भाव से देखता रहा, उसके इस नाटक को समझते हुए। मुझे हैरानी हो रही थी कि एनआई किस तरह मरे हुए को भी जिंदा साबित कर सकती है। वो काफी देर तक बोलती रही, फिर उसे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल चुप हूँ। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। चिन्मू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात? मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा। ये औरत सच को मोड़ने में माहिर थी, बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह। वो हमेशा मुझे इसी तरह दबाव में लाती थी। मैं लू रियान को नाराज करने से इतना डरता था कि एनआई की हर बात मान लेता था। मैं हर चीज के लिए हाँ कह देता था और इसी तरह मैंने अपनी ही कंपनी बर्बाद कर दी। तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरी कंपनी का पैसा गबन किया और तुम इसे छोटी बात कहती हो? ऑफिस में सबके सामने गंदी हरकतें करना, क्या वो भी छोटी बात है? उन्होंने मेरे कर्मचारियों को दिन दहाड़े छेड़ा, उन्हें छुआ, कैमरों में उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हुई है और फिर भी तुम इसे छोटी बात कहती हो? आखिरकार मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा। मैं अचानक खड़ा हो गया और उसे ऐसी नजरों से देखा जैसी उसने पहले कभी नहीं
देखी थी, लेकिन ये अपराध मेरी असली नाराजगी की वजह नहीं थे। सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने शेंजिचू को निशाना बनाया। इस जिंदगी में शेंजिचू ही मेरी सब कुछ है, वही मेरी जिंदगी है। मैंने एक कड़क गूंजती आवाज में चिल्लाया, जिससे एनाई डर के मारे कांप उठी। मेरे इस रूप को देखकर वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे लंबे समय तक कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। उसकी नजर में मैं हमेशा एक समझदार, शांत और आज्ञाकारी इंसान था। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं उस पर इस तरह चिल्ला सकता हूँ। ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो हकलाते हुए बोली। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ताकि मैं उन्हें खुद ही समझा देती। क्या मजाक है, जैसे एनाई को पता ही नहीं था कि वो सारा चोरी का पैसा कहाँ जा रहा था। एबो ने जो पैसा गबन किया था उसका बड़ा हिस्सा सीधे उसे ही दिया जाता था। वो बिना हाथ गंदे किए सबसे ज्यादा फायदा उठा रही थी, और फिर भी यहाँ वो ऐसे दिखा रही थी जैसे पहली बार सुन रही हो। अब भी एनाई दोष मुझ पर डालने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों का मतलब साफ था कि मैंने कंपनी के नियम ठीक से समझाए ही नहीं। क्या वो सच में गंभीर थी? क्या वे 3 साल के बच्चे हैं? क्या उन्हें ये भी नहीं पता कि चोरी और छेड़छाड़ गलत है? क्या उन्हें इसके लिए कोई मैनुअल चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? उसने मेरी ठंडी नजरें देखकर जल्दी से कहा, असल में जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था। देखो, क्या तुम बस मेरी एक बात मान सकते हो? उन्हें छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं उसकी बकवास सुनकर तंग आ चुका था। मैंने तय कर लिया था कि ई परिवार के सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, खासकर एबो को। मैं ये सुनिश्चित करने वाला था कि वो जिंदगी भर जेल में सड़े। मैंने बिल्कुल ठंडे और अंतिम स्वर में कहा, नहीं अंकल, अपनी सांसें बर्बाद मत कीजिए। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि लू परिवार को कार्रवाई करनी होगी, वरना मैं आप सबके खिलाफ केस कर दूंगा। एनाई पूरी तरह मूर्ख नहीं था। वो मेरी आवाज में छिपी हत्या जैसी ठंडक को समझ गया। अंदर ही अंदर वो लू रियान को कोस रहा था। क्यों उसे येन जैसे आदमी को पालना था? उसने एक परफेक्ट शादी बर्बाद कर दी और अब उसके परिवार को उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ रही थी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए आगे कहा, मुझे पता है अंकल, लू परिवार में आपकी ज्यादा हैसियत नहीं है, लेकिन आप मेरा संदेश पहुंचाएंगे। लू परिवार कब तक मेरा दिया हुआ सारा दहेज, गहने और कीमती चीजें वापस करेगा? एनाई वहीं जम गया। उसे लगा था कि मैं सिर्फ लू रियान और येन की बात पर गुस्से में हूँ। उसे उम्मीद थी कि मैं बस सफाई मांगूंगा। शायद उसने ये भी सोचा कि अगर लू परिवार अच्छे से माफी मांग ले तो मैं मान जाऊंगा और सगाई फिर से जारी रहेगी। चिन्मो, अपने अंकल की बात सुनो। वो गिड़गिड़ाया, लू रियान और येन कुछ भी नहीं है, ये सब गलतफहमी है। कल हमने उसे ढूंढ लिया और डांटा भी। उसने समझाया कि वो उसे सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती है। उसके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए उसने उसे छोटे भाई की तरह अपना लिया। तुम दोनों साथ बड़े हुए हो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? उसे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। जैसे ही उसने उनका जिक्र किया, सारी यादें मेरे दिमाग में लौट आईं। मैंने देखा मेरे अपने वेडिंग रूम में लू रियान और येन गले मिल रहे थे, एक दूसरे को चूम रहे थे। मुझे याद आया कि उसने उस निकृष्ट लड़के को बचाने के लिए मुझे धोखा दिया था। इन यादों ने मेरे अंदर की ठंडक को भयंकर गुस्से में बदल दिया। जो आग मैं बुझी हुई समझ रहा था वो फिर से भड़क उठी। चुप रहो, मैंने गरजते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? मुझे अच्छी तरह पता है वो किससे प्यार करती है। जाकर उससे खुद पूछो वो क्या छुपा रही है, वरना मुझे डर है कि तुम लू परिवार में अपनी जगह भी खो दोगे। एनाई को अपनी जिंदगी में कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था। वो खड़ा हो गया और कांपते हुए उंगली मेरी ओर उठाई। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। अब वो आदमी मुझे डरा नहीं सकता था। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी से तुम्हारी ये उंगलियां तुड़वा दूं तो बेहतर होगा हाथ नीचे कर लो। मेरी आंखों की सख्ती देखकर उसने हाथ नीचे कर लिया और वापस कुर्सी पर बैठ गया। चिन्मो, मैं समझता हूँ, वो धीरे से बोला। एक आदमी की इज्जत सब कुछ होती है और अभी तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंची है। जब तक सच्चाई समझ नहीं आती गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगर तुम शांत होना चाहते हो तो मैं अभी लू रियान को बुला देता हूँ। तुम जैसा चाहो उसे सजा दे सकते हो, हमारा परिवार कुछ नहीं कहेगा। मैं मन ही मन हंसा। उसे क्या पता मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक ख्याल आया, क्या वो भी ऐसा दर्द महसूस कर चुका है? क्या लू रियान की माँ ने भी उसे कभी धोखा दिया था? मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। सगाई खत्म हो चुकी है। वो किससे प्यार करती है या किसके साथ सोती है, अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लू परिवार को वो सब कुछ लौटाना होगा जो चिन परिवार का है, पूरी तरह। अब बात खत्म, आप जा सकते हैं। वो मुझे सालों से जानता था, लेकिन पहली बार बातचीत पूरी तरह मेरे नियंत्रण में थी। उसके पास मुझ पर कोई दबाव नहीं था। वो यहाँ किसी और काम से आया था, नई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पर बात करने, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। तभी अचानक दरवाजा खुला। वोंग जी ने तेजी से अंदर आई, हाथ में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लिए। उसने एनाई की ओर देखा तक नहीं और सीधे मेरी तरफ दौड़ी। प्रेसिडेंट, उसने उत्साह से कहा, कृपया इसे एक बार देख लें और कंफर्म करें। ये चिन ग्रुप के 25% शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। अगर सब सही है तो तुरंत साइन कर दीजिए। एनाई ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो तुरंत उठा और दस्तावेज छीन लिया। वो तेजी से पन्ने पलटने लगा। क्या तुम 25% शेयर शुनजुनसु को फ्री में दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने गुस्से में पूरा एग्रीमेंट फाड़ दिया। वोंग जी ने को तब एहसास हुआ कि कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति भी है। उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसने कंपनी के इतने बड़े राज के बारे में खुलकर बोल दिया था, लेकिन उसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। मैंने उसे सिर्फ 10 मिनट दिए थे और फिर भी उसने इतनी जल्दी पूरा स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। पूरी कंपनी को पता चल गया था कि वे परजीवी पकड़े जा चुके हैं और अब सब जश्न मनाने के लिए तैयार थे। ये सुनकर मेरे अंदर एक राहत और भावनाओं की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और पूछा, दीदी आप ठीक है ना? उन्होंने आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? ये सब मेरी गलती है। मैंने कहा, मैंने बहुत लापरवाही से काम किया। अगर मैं पहले कदम उठाता तो पूरी कंपनी को ये सब नहीं झेलना पड़ता और आप मेरी हिचकिचाहट की
की वजह से आपको लगभग तंग किया गया। वो बस मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चिन यूचू की ये मिठास हमेशा मुझे छू जाती है। दुनिया के लिए वो एक खतरनाक ब्लैक रोज जैसी है, लेकिन मेरे सामने वो सिर्फ एक प्यारी बहन है। मैंने कहा, मैं उन सभी लोगों को इनाम देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। मैं तय कर रहा हूँ कि हेडक्वार्टर के मुनाफे का 25% उन्हें दिया जाए और साथ में 1 महीने का बोनस भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? चिन यूचू ने बिना सोचे तुरंत सिर हिला दिया और बोली, बिल्कुल सही, तुमने कंपनी से गंदगी साफ कर दी और सबको फिर से उम्मीद दी है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। उसकी तारीफ सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं मुस्कुराया और कहा, असल में एक और चीज है जो तुम्हें स्वीकार करनी होगी। वो बोली, भाई, कंपनी से जुड़ी हर बात में मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, चिंता मत करो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दीदी, क्या आप वादा करती हैं? जो कहोगी निभाओगी? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ, खासकर तुमसे किया हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी छोटी सी योजना सफल हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वोंग जीन एक फाइल लेकर वापस आई। उसके हाथ में शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ चिन यूचू की ओर इशारा किया, जैसे उसे सब पता हो। मैंने फाइल ली, जल्दी से देखा और बिना एक पल गवाए उस पर साइन कर दिया। फिर मैंने पेन चिन यूचू की तरफ बढ़ाया। मैंने पेज का ऊपर का हिस्सा ढक दिया और उससे साइन करने को कहा। वो थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि मैं और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। उसने बिना झिझक अपना नाम साइन कर दिया। तभी वोंग जी ने राहत की सांस ली और जोर से कहा, बधाई हो यूचू, अब आप पूरे प्रांत की सबसे अमीर महिला है। चिन यूचू वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह हैरान। उसने जल्दी से अग्रीमेंट खोला और देखा कि उसने किस पर साइन किया है। पहले पन्ने पर साफ लिखा था, कंपनी के 25% शेयर ट्रांसफर करने का समझौता। कंपनी की ऑपरेशनल मैनेजर होने के नाते और पूरे बिजनेस को संभालने वाली होने के कारण वो अच्छी तरह जानती थी 25% का मतलब क्या होता है। ये कोई छोटी रकम नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी दौलत थी। उसे प्रांत की सबसे अमीर महिला कहना भी कम था। पूरे चीन में वो अब आसानी से शीर्ष 3 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल हो चुकी थी। उसने मुझे हैरानी से देखा और पूछा, चिन्मू, तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? मैं बस मुस्कुराया और कहा, दीदी, आपने वादा किया था कि आप मेरे हर फैसले का साथ देंगी। वो हकलाते हुए बोली, लेकिन मुझे ये शेयर देना ये बहुत ज्यादा है। उसे लगा कि मैं अपने ही नुकसान का फैसला ले रहा हूँ। चिन परिवार के पास कंपनी के 85% शेयर थे, 10% खुले बाजार में थे और बाकी 5% छोटे शेयर धारकों के पास। उसे 25% देने का मतलब था कि वो तुरंत दूसरी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। अब कोई भी उसे नीचा दिखाने या सिर्फ गोद ली हुई बेटी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस हिस्सेदारी के साथ वो आधिकारिक तौर पर शहर की सबसे शक्तिशाली महिला बन गई थी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया और मैंने कहा, दीदी, मैं आपको ये शहर एक शर्त पर दे रहा हूँ। वोंग जीन मेरे अचानक बदले हुए लहजे से चौंक गई। शायद उसे लगा कि मैं अपने शब्द वापस लेने वाला हूँ, लेकिन चिन यूचू नाराज नहीं हुई। उल्टा उसके चेहरे पर राहत दिख रही थी। वोंग जीन हंसते हुए बोली, क्या बात है, कोई चाल तो नहीं चल रहे? कहीं तुम इसे नाम तो नहीं देने वाले? ये तो बहुत ठंडा व्यवहार होगा। उसकी बात सुनकर मैं खांसने लगा। चिन यूचू तुरंत मेरे पास आई और मुझे पानी दिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। ये मासूम लड़की शायद लंबे समय से ऐसे किसी पल का इंतजार कर रही थी। असल में उसे बचपन से ही परिवार की बहू के रूप में सोचा गया था। मेरी माँ ने भी कभी ये बात कही थी, लेकिन मेरे पिता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे पुरानी सोच कहकर टाल दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद भी इस रिश्ते के लिए तैयार थी, बस कह नहीं पाई। बाद में मेरे पिता ने लू परिवार के साथ रिश्ता तय कर दिया और मेरी सगाई लू रियान से बचपन में ही हो गई। ये फैसला मेरी माँ को हमेशा खटकता रहा। मैं और जोर से खांसने लगा, जिससे चिन यूचू का दिल भर आया। उसने वोंग जीन को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो, चुप रहो। वोंग जीन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे हमारी ब्लैक रोज अब रेड रोज बन गई है। मैं अपनी हंसी रोकते रोकते मुश्किल में पड़ गया। वोंग जीन मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, इससे पहले कि तुम्हारे इस रोमांस में बाधा डालूं। वो जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। मैनेजर वोंग, रुको, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चिन यूचू और वोंग जीन दोनों समझ गईं कि बात अब गंभीर है। मैंने आगे कहा, इन 25% शेयरों के अलावा मैं एक और घोषणा कर रहा हूँ। आज से मैं चिन यूचू को जनरल मैनेजर नियुक्त करता हूँ। कंपनी के हर काम की जिम्मेदारी अब उसके पास होगी। हर बिजनेस और स्टाफ से जुड़ा फैसला वही लेगी। उसे अब मुझसे पूछने या रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वोंग जीन ने हैरानी से पूछा, क्या आप सच में पूरी मैनेजमेंट पावर उन्हें दे रहे हैं? असल में मैं पूरी कंपनी की जिम्मेदारी चिन यूचू को सौंप रहा था और खुद सिर्फ नाम का चेयरमैन बन रहा था। इस बार वोंग जीन ने संतुष्टि से मेरी ओर देखा और कहा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डिप्टी होने की वजह से वो हमेशा बंधी हुई थी। हर छोटी चीज के लिए आपकी मंजूरी का इंतजार करते करते हमने बहुत मौके खो दिए। चिन यूचू ने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ही दिन में उसके रास्ते की सारी बाधाएं हटा दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वोंग जीन समझ गई कि ये पल उनके लिए बहुत निजी है, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर चुपचाप बाहर चली गई। पिछली रात की चादरों पर चमकीले लाल दाग थे। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मेरे साथ सोकर भागने की कोशिश करती हो? ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने फोन उठाया और अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया। लुओ,
कल रात मेरे कमरे में जो लड़की थी उसके बारे में पूरी जानकारी निकालो। 1 घंटे में उसकी पूरी फाइल चाहिए और मेरे लिए नए कपड़े भी लेकर आओ। मैंने उसके जवाब देने से पहले ही कॉल काट दी और सीधे बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ लुओ डर के मारे सुन्न पड़ गया। क्या किसी ने यंग मास्टर के कमरे में घुसपैठ की? तुरंत सिक्योरिटी कैमरे चेक करो। उसने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। जब तक मैं नहाकर बाहर आया वो दरवाजे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने कांपते हाथों से फाइल मुझे दी। यंग मास्टर, हमें जानकारी मिल गई है। मैंने फाइल खोली। उसका नाम लू मिंगाओ है। वो मैड्रिड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ओपेरा और फैशन एकेडमी की छात्रा है। कल उसे हान चुन ने एक परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद एक बैंक्वेट में उसे ड्रग दे दिया गया। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, अब वो कहाँ है? आज सुबह हाई स्पीड ट्रेन से निकल गई, अब तक शहर पहुंच चुकी होगी। मैंने आंखें सिकोड़ ली। उसे किसने बुलाया था? तांगी नाम की लड़की। वही एकेडमी की सीनियर है। क्या वही इसके पीछे है? लुओ ने सिर हिलाया। बहुत संभावना है। भले उसने खुद न किया हो, लेकिन पूरा प्लान उसी ने सेट किया। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक दलाल है। उसे किसके बिस्तर पर भेजा जा रहा था? लुओ थोड़ा हिचकिचाया। सर, आप उस आदमी को जानते हैं? मैं रुक गया। मैं जानता हूँ। कौन है वो? थर्ड मास्टर। मैंने नाम दोहराया, फिर अचानक याद आया, सिम्बो, एनी का भाई। जी वही। सिर्फ उसका नाम सुनकर ही मेरा खून खौल उठा। वो लालच और गंदगी की मिसाल था। एक घटिया इंसान जो हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। मैंने ही उसे ऊपर उठाया था। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड से उसे कंपनी के लॉजिस्टिक्स हेड तक पहुंचाया, लेकिन ताकत मिलते ही वो बेलगाम हो गया। उसने कंपनी को अपनी निजी जागीर बना लिया। अपने पूरे खानदान को ऑफिस में भर दिया, रिश्वतें ली, कमीशन खाए और कंपनी को खोखला कर दिया। मैंने पहले उसकी शिकायतें सुनी थी, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। अब वही इंसान मेरी बहन को निशाना बना रहा था। इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। इस बार मैं उसे उदाहरण बनाऊंगा। मैंने लुओ से कहा, मुझे कंपनी ले चलो। उसके सामने सीधे बैठी थी लू परिवार की मुखिया। लू रुयान तेजी से उनकी तरफ भागी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी दादी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे यान की तरफ देखकर घबराई हुई आवाज में चिल्लाई, दादी, यहाँ क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? आप यान के लिए हालात इतने मुश्किल क्यों बना रही हैं? उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। उसका शरीर अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। दादी लू ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पोती प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती है, जबकि यान को एक खरोच तक नहीं आई थी। उन्होंने यान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा मुझे दिखाओ तो सही, ये गंभीर चोटें कहाँ हैं? यान के शरीर पर मुश्किल से एक भी खरोच थी। तुमने इसके लिए अपनी ही शादी छोड़ दी और इतनी बड़ी गलती कर दी। तुमने लू और चुन परिवार को दुश्मन बना दिया। सच कहूँ तो अभी इसी वक्त तुम दोनों को मार डालने का मन कर रहा है। लू रुयान अपनी दादी की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। वो आगे बढ़ी और ध्यान से यान को देखने लगी। उसके चेहरे और हाथों पर बस हल्के फुल्के निशान थे, जो मोटे मेकअप के नीचे छिपे हुए थे। पिछली रात घबराहट में उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब दिन की रोशनी में सच्चाई साफ दिख रही थी। कोई असली चोट थी ही नहीं। तभी लू रुयान को अचानक एहसास हुआ, वो एक्सीडेंट बस एक नाटक था।